आज के 4th ईयर में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया, उस टॉप मेडिकल टीम को क्विट कर दिया जिसके सपने हर कोई देखता था, और चूज किया सबसे अनपॉपुलर मेजर, एक्यूपंक्चर। पर जिन 5 जीनियस सीनियर लड़कियों के लिए मैं आंख की किरकिरी था, उन्हें गहरा झटका लगा क्योंकि मेरे क्विट करने के बाद जूनियर का थीसिस डेटा लगातार फेल होने लगा। टीम की रिसर्च रुक गई। अपनी पिछली लाइफ में मैंने टॉप रैंक के साथ इस टॉप टीम का फाइनल राउंड क्लियर किया था, लेकिन फाइनल थीसिस में उस जूनियर का एंगल बिल्कुल मेरे जैसा था। रिसर्च मेथड्स और आइडियाज भी सेम थे। मुझे ऐसी कोइंसिडेंसेस पर विश्वास नहीं था। जब मैं प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो जूनियर जी बॉक्सियाओ के प्लेजरिज्म के रूमर्स अचानक फैल गए। उन 5 सीनियर्स को लगा कि ये रूमर्स मैंने स्प्रेड किए हैं। प्रोफेसर तांग भी गुस्सा हो गए और मुझे ब्लाइम करने लगे। अपनी पिछली लाइफ में मैंने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया था। मैटर एस्केलेट हो गया। स्कूल ने इन्वेस्टिगेशन की, पर एंड तक उन्हें जी बॉक्सियाओ के अगेंस्ट। हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिवअवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड Action400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो। कोई प्रूफ नहीं मिला और इस इंसिडेंट की वजह से ना सिर्फ उन 5 सीनियर्स ने मुझे बुरी तरह इंसल्ट किया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दी। रीबर्थ के बाद अब मुझे सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा था। ये सारे रूमर्स जी बॉक्सियाओ ने खुद स्प्रेड किए थे। वो विक्टिम कार्ड प्ले करके मेरे और सीनियर्स और प्रोफेसर के रिलेशन खराब कर रहा था, लेकिन अब इन बातों का कोई पॉइंट नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था कि जी बॉक्सियाओ ने बिना किसी को पता चले मेरा डाटा कैसे चुरा लिया। प्रोफेसर तांग ने कहा कि अगर मैं पूरे स्कूल के सामने जी बॉक्सियाओ से अपोलोजाइज कर लूं तो वो इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाएंगे और मेरा पनिशमेंट कैंसिल करवा देंगे। पर अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मुझे सीधा एक्सपेल कर दिया जाएगा। फाइन, मैं अपोलोजाइज करूंगा। जे जूनियर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें जो हर्ट हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जी बॉक्सियाओ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने तो तुम्हें कभी ब्लाइम किया ही नहीं, तो माफी कैसी? प्रोफेसर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर, मैंने तो कहा ही था सीनियर मुझे इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते। आप उन्हें और ब्लेम मत कीजिए। वो मुड़कर प्रोफेसर तांग के पास गया। उसकी आवाज बिल्कुल सॉफ्ट थी, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो। भले ही उसने ये इंटेंशनल ना किया हो, पर ये गलत तो है। अगर मिस्टेक की है तो पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। चेंग चुआन, तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूं? प्रोफेसर तांग ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मुझे हमेशा से ये समझ नहीं आता था कि आखिर सब लोग जी बॉक्सियाओ पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करते हैं। रीबर्थ के बाद जब मैंने इस बारे में सोचा तो शायद इसलिए क्योंकि जी बॉक्सियाओ गुड लुकिंग है और विक्टिम प्ले करने में एक्सपर्ट है। इस एस्पेक्ट में मैं उससे हार गया था, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना ही था। मैं प्रोफेसर का डिसीजन मानूंगा। हमारी रिसर्च जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूं कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट और क्लासिफाई करो ताकि रिसर्च के टाइम हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकें। प्रोफेसर तांग ने हाथ हिलाकर सबको बाहर जाने का इशारा किया। सब लोग उठकर बाहर निकलने लगे। मैं उनके बीच में चल रहा था। प्रोफेसर तांग की पनिशमेंट सुनकर मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई। पिछली लाइफ में पनिशमेंट के साथ मुझे टीम से भी किक आउट कर दिया गया था। सब कुछ ठीक करने के लिए मैंने खुद डॉक्यूमेंट रूम में जाने की रिक्वेस्ट की थी ताकि मैं टीम के लिए सारे डेटा को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर सकूं। इस काम में मुझे पूरा 1 महीना लग गया था। उन दिनों मैं दिन में सिर्फ 1 मील खाता था और आधी रात तक डॉक्यूमेंट रूम में बंद रहता था। बाद में मुझे उल्सर हो गया और मेरी कई क्लासेस मिस हो गईं, पर एंड में किसी एक ने भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। ऊपर से उन्होंने ब्लाइम किया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किए, जिससे उन्हें दिक्कत हो रही है। अगले दिन मैं डॉक्यूमेंट रूम गया, पर इस बार मेरा प्लान पास्ट लाइफ की तरह रिसर्च डॉक्यूमेंट सॉर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मेरा यहां आने का मेन मोटिव था एक नया मेजर चूज करना। टॉप मेडिकल कॉलेज की डिग्री 5 साल की होती है और मैं अभी 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर में था। मेजर चेंज करने के लिए वक्त बहुत कम बचा था, पर अगर मुझे इस करंट मेजर से ग्रेजुएट होना पड़ता तो मुझे सच में डिस्कस फील होता। इस टॉप कॉलेज के सबसे पॉपुलर मेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैंने इस फील्ड के सबसे टॉप लोगों से पंगा ले लिया था। अगर मैं इस टीम में रुका तो मुझे सिर्फ टॉर्चर ही किया जाएगा। रीबर्थ के बाद मैं वापस टॉर्चर झेलने के लिए जिंदा नहीं हुआ था और इस रिसर्च टीम का आगे क्या होने वाला है ये मैं अच्छी तरह जानता था, इसलिए इन पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। यहां से निकलने के बाद ही मैं जी बॉक्सियाओ के प्लान्स और ट्रिक्स को क्लियरली समझ पाऊंगा।
और उन सारे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा जो पहले अनसॉल्व्ड रह गए थे। पर आखिर कौन सा मेजर चूज करूं, ये डिसीजन मेरे लिए एक हेडेक बन गया था। पूरी दोपहर मैंने डॉक्यूमेंट रूम की लगभग हर मेजर से रिलेटेड बुक छान मारी थी, लेकिन मुझे एक भी ऐसा मेजर नहीं मिला जो इजी टू लर्न हो और 1 साल के अंदर मुझे ग्रेजुएट करवा दे। जब मैं हार मानकर वहां से निकलने वाला था, अचानक जल्दी में घूमने की वजह से मेरा पैर एक टेबल से टकरा गया। टेबल पर सो रहा एक शख्स सीधा जाग गया। उसने अपने आर्म्स के नीचे जो बुक रखी थी वो नीचे जमीन पर गिर गई। मैं बुरी तरह चौंक गया और जल्दी से बुक उठाकर माफी मांगने लगा। आई एम सॉरी, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। मेरी नजर उस बुक पर गई और मेरे माफी के वर्ड्स गले में ही अटक गए। उस पर लिखा था एक्यूपंक्चर। तुमने इसे टच करने की हिम्मत कैसे की? उस लड़की ने मेरे हाथ से बुक छीन ली और गुस्से में डॉक्यूमेंट रूम से बाहर निकल गई। तुमने उससे पंगा क्यों लिया? शेन्यानजिया बाहर से आई और मुझे साइड में खींच लिया। तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मैंने गलती से उसकी बुक गिरा दी थी। उसका गुस्सा होना नेचुरल था। सीनियर शेन, आप यहां कैसे? शेन्यानजिया ने अपने हाथ में रखा लंच बॉक्स मुझे पकड़ा दिया। मैं तुम्हें यहां अकेले डॉक्यूमेंट सॉर्ट करने के लिए तो नहीं छोड़ सकती ना? मैंने बिना फॉर्मेलिटी के लंच बॉक्स ले लिया। पास्ट लाइफ में उनकी कोल्डनेस को कंपेयर करूं तो इस बार जी बॉक्सियाओ से अपोलोजाइज करने की वजह से उनका एटीट्यूड काफी अलग था। पर मैं जानता था उनका ये एटीट्यूड सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि मैंने माफी मांगी थी, इसलिए नहीं कि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट था। पास्ट लाइफ में मैंने अपोलोजाइज नहीं किया था। मैं जितना भी एक्सप्लेन करता, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। बाद में जब मैं डॉक्यूमेंट रूम में डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था तो एक बार मैंने शेन्यानजिया को बाहर से लंच बॉक्स ले जाते देखा था। उस वक्त मैं भूख से मर रहा था तो मैंने उसे आवाज दी। मैंने पूछा था कि क्या वो लंच बॉक्स मुझे दे सकती है ताकि मैं खाना खाने में टाइम वेस्ट ना करूं। उस वक्त शेन्यानजिया ने मुझ पर थूकते हुए कहा था कि ये खाना जी जूनियर के लिए है। उसने कहा कि मेरे जैसे कैरेक्टरलेस इंसान को खाना खाने का कोई हक नहीं। उसने कहा मैं खाने के लायक नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जी बॉक्सियाओ से माफी नहीं मांगी थी। मैंने लंच बॉक्स ओपन किया और अपने ख्यालों से बाहर आया। थैंक यू सीनियर। मैं एक कॉर्नर में बैठकर खाना खाने लगा। मेरे दिमाग में बस वही एक एक्यूपंक्चर की बुक घूम रही थी। मैं ये ट्राई कर सकता था। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये इस मेडिकल कॉलेज का सबसे अनपॉपुलर मेजर था क्योंकि चाइनीज मेडिसिन फील्ड में जॉब्स कम हैं और एक्यूपंक्चरिस्ट तो और भी रेयर हैं, इसलिए इसे चूज करने वाले स्टूडेंट्स ना के बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे मेजर्स के कंपैरिजन में इसमें एंट्री लेना काफी आसान था और मैंने सुना था कि कम स्टूडेंट्स होने की वजह से प्रोफेसर्स के पास काफी टाइम होता है। लगता है मुझे इस मेजर की डिटेल्स निकालने में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? शेन्यानजिया मेरे पास आई। मैंने तुम्हें आवाज दी, तुमने सुना नहीं। मैं थोड़ा सॉरी फील कर रहा था। सीनियर, क्या आप उस लड़की को जानती हैं जिसकी बुक मैंने गिराई थी? तुम मू वांचिंग की बात कर रहे हो? शेन्यानजिया का फेस डिस्गस्ट से भर गया। मैं थोड़ा चौंक गया। तो वो मू वांचिंग थी। रूमर्स थे कि कॉलेज में 2 ब्यूटीज हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। एक थी गू बायुए जो दिन की रोशनी को रिप्रेजेंट करती थी और दूसरी थी ये मू वांचिंग, अंधेरे की चुड़ैल, डार्क और मिस्टीरियस। ये इंसान सीनियर गू के बिल्कुल अगेंस्ट रहती है और बहुत नेगेटिव है। तुम इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। शेन्यानजिया ने मुझे वार्न करते हुए कहा, अगर ये ऐसी इंसान है जिससे गू बायुए की बनती नहीं है तो मुझे डेफिनेटली उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने खाली लंच बॉक्स को डस्टबिन में फेंका और दोबारा से ढूंढने निकल पड़ा एक्यूपंक्चर फील्ड की बुक्स को। जब शेन्यानजिया ने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं तो वो चिढ़ गई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज सुबह ही तुमने सीनियर गू को नाराज किया था। अब ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उन्हें और गुस्सा आए। मुझे सच में हंसी आ रही थी। पास्ट लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही था। जो चीजें उन्हें पसंद नहीं थी मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं उनकी फीलिंग्स की बहुत केयर करता था। लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी परवाह करूंगा। मैंने शेन्यानजिया की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया, उसे एक कोल्ड लुक दिया और आगे बढ़ गया। मेरे इस कोल्ड एटीट्यूड से शेन्यानजिया हिली रह गई। हमने एक दूसरे को इतने टाइम से जाना था पर मैंने उसे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा था। उसने गुस्से से स्नॉट किया और डॉक्यूमेंट रूम से बाहर चली गई। जब मैं अपनी काम की बुक ढूंढकर वापस लौटा तो खाली डॉक्यूमेंट रूम देखकर मुझे कोई शॉक नहीं लगा। शेन्यानजिया हमेशा से एक एक्सट्रीम सेल्फिश इंसान थी। अपने बैकग्राउंड और लिमिटेड स्किल्स की वजह से वो टीम में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ गू बायुए को फ्लैटर किया करती थी। स्टार्ट में मैं टीम का सबसे इंपॉर्टेंट जूनियर था और गू बायुए मुझसे बहुत इंप्रेस रहती थी। उन सालों में शेन्यानजिया ने मेरा पूरा यूज किया ताकि मैं उसके बारे में गू बायुए से अच्छी बातें करूं। एक बार जब उसकी गलती से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और पूरी रिसर्च बर्बाद होने वाली थी तब भी मैंने ही उसकी साइड लेकर गू बायुए और प्रोफेसर तांग से रिक्वेस्ट की थी। तभी उसकी पोजीशन बच पाई थी। पर बाद में जब जी बॉक्सियाओ ने मुझे फ्रेम किया और टीम वालों ने मुझसे नाता तोड़ लिया तो मुझ पर सबसे पहला अटैक उसी ने किया था। मैं कोल्डली हंसने लगा। मैंने सिर्फ एक कोल्ड रिएक्शन दिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, भाग गई वहां से। तो आगे जब मैं एक एक करके उसके दिए हुए धोखे और दर्द का बदला
उससे लूंगा, तब वो क्या करेगी? मैंने उसके बारे में सोचना बंद किया, मुड़कर डॉक्यूमेंट रूम छोड़ दिया और अपने हॉस्टल की तरफ निकल गया। पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे पीछे से एक पेयर ऑफ डार्क एंग्री आइज मुझे घूर रही थी। शेन मियांजा को लगा था कि उसके ऐसे अचानक जाने पर मैं पैनिक होकर उसे कॉल करूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट रूम का डेटा बहुत मसीव था। मैं अकेला उसे थोड़े से टाइम में सॉर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि मैं उसे कांटेक्ट करने के बजाय डॉक्यूमेंट रूम छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब उस चेंग चुआन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था जिसे वो जानती थी। क्या उस पहले वाले ओबीडियंट और स्वीट लड़के का कैरेक्टर सिर्फ एक फेक मास्क था? शेन मियांजा को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट डिस्कवर कर लिया हो। वो पलटकर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। चंग चुआन, तुम वेट करो, मैं तुम्हारा ये मास्क उतारकर जी जूनियर के लिए रिवेंज लूंगी। जी बॉक्सियाओ से माफी मांगने का आइडिया गु बायुए ने ही दिया था। इसका मतलब साफ था कि गु बायुए अब सबसे ज्यादा केयर जी बॉक्सियाओ की करती थी। अगर उसने जी बॉक्सियाओ को खुश कर दिया तो गु बायुए ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगी। पहले वो सोच रही थी कि मैं गु बायुए से अपोलोजाइज कर लूं ताकि हमारा रिलेशन पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और तब उसकी साइड लेने वाले 2 लोग हो जाते। पर मैं तो स्टबन बन गया था, मैंने तो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगले दिन मैं अपना बैग लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल के एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट पहुंच गया। मैंने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया था। मुझे पता था कि एक्यूपंक्चर पढ़ाने वाले प्रोफेसर त्यान आज हॉस्पिटल में अपनी टीम के साथ ओपीडी में बैठे हैं। मैं डिपार्टमेंट में पूरी तरह एंटर भी नहीं हुआ था कि कॉरिडोर में ही मुझे प्रोफेसर त्यान दिख गए। मैंने जैसे ही मुंह खोलकर प्रोफेसर त्यान बोलना चाहा तो उनकी आवाज आई, इतनी लेट क्यों आए? उन्होंने आगे कहा, जल्दी से अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो और मेरे साथ ट्रीटमेंट रूम में आओ। मैंने सुना था कि एक्यूपंक्चर के लेट स्टेजेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। लोकल इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स खुद आउटपेशेंट क्लिनिक्स में लीड करते थे। ट्रीटमेंट के प्रोसेस में प्रोफेसर प्रैक्टिकली सिखाते थे। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और उनके पीछे चेंज रूम में घुस गया। प्रोफेसर तांग के प्रैक्टिकल क्लास में जहां दर्जनों स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी, मुझे मिलाकर यहां सिर्फ 3 इंटर्न्स थे। टूल्स रेडी करो, प्रोफेसर त्यान ने मास्क पहनते हुए हम तीनों को इंस्ट्रक्ट किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या करना है, इसलिए मैं ही क्यांग के पीछे खड़ा होकर एज अ हेल्पर एक्ट करने लगा। फर्स्ट टाइम आए हो, किस टीचर ने तुम्हें रेकमेंड किया? हे क्यांग ने सिल्वर नीडल्स को सैनिटाइज करते हुए मुझसे पूछा। मैंने तो प्रोफेसर त्यान से नहीं सुना कि आज कोई नया इंटर्न आने वाला है। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने प्रोफेसर त्यान की तरफ देखा। जब मैंने नोटिस किया कि उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तब जाके मैंने थोड़ी रिलीफ फील की। चंग चुआन। हे क्यांग ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा। ये नाम बहुत फेमिलियर लग रहा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं थोड़ा नर्वस हो गया। एक्यूपंक्चर मेरा सेकंड मेजर है। मैं यहां पहली बार आया हूं, बस इनका नाम सुनकर यहां चला आया। हम पहले शायद कभी नहीं मिले, पर मुझे तो लग रहा है। ही क्यांग अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही प्रोफेसर त्यान ने उसे बीच में कट कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा है? इतनी बकवास कहां से लाते हो? प्रोफेसर त्यान ने सैनिटाइज की हुई सिल्वर नीडल्स उठाई और ट्रीटमेंट रूम की तरफ बढ़ गए। जल्दी से मेरे साथ अंदर आओ। आज के पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सीरियस है, तो एक्यूपंक्चर सेशन लंबा चलेगा। तुम सब केयरफुली ऑब्जर्व करना और सीखना। हे क्यांग ने प्रोफेसर के पीछे अपनी जीभ निकाली। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, तुम डरना मत। प्रोफेसर त्यान बस बाहर से स्ट्रिक्ट लगते हैं। असल में सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स में से उनका नेचर सबसे बेस्ट है, और क्योंकि तुमने ये मेजर चूज किया है जिसमें लोग बहुत कम होते हैं जो यहाँ एक्चुअली इंटर्नशिप कर पाते हैं, वो तो और भी रेयर है। प्रोफेसर त्यान बेसिकली तुम्हें पर्सनली गाइड करेंगे। जैसे ही तुम्हारा इंटर्नशिप पीरियड ओवर होगा, तुम एसेंशियली इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करने लायक बन जाओगे और ग्रेजुएशन के बाद सीधे फुल फ्लेज्ड डॉक्टर वाला लेवल। दूसरे मेजर्स वाले डॉक्टर्स को ग्रेजुएशन के बाद भी 1 to 2 साल एज असिस्टेंट डॉक्टर काम करना पड़ता है। सैलरी और वर्कलोड दोनों के हिसाब से हमारी लाइफ बाकी सबसे ज्यादा चिल है। तभी एक आवाज ने, जिसमें थोड़ी सी इरिटेशन और एटीट्यूड था, हे क्यांग की बात को बीच में ही रोक दी। वो दूसरी इंटर्न थी। बस इतना समझ आ रहा था कि वो एक लड़की है क्योंकि उसने पूरे टाइम मास्क पहना हुआ था। अगर उसे सच में ये मेजर पढ़ना होगा तो उसे तुम्हारे इस फालतू ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लड़की ने मुझे एक लुक दिया। आज कॉलेज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि कोई नया इंटर्न ज्वाइन करने वाला है। लिसन क्लासमेट, अगर तुम किसी रॉन्ग डिपार्टमेंट में आ गए हो तो अभी निकल जाओ, वक्त है। प्रोफेसर त्यान तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। मू वांकिंग, तुम पागल हो गई हो क्या? हे क्यांग ने मू वांकिंग को खींचते हुए कहा। मैं कंप्लीटली शॉक रह गया। तो ये मू वांकिंग थी? अब तो मैं यहां से किसी हालत में नहीं जा सकता। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था कि प्रोफेसर त्यान की आवाज गूंजी। वांकिंग बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम गलत जगह आ गए हो तो अभी जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम यहां रुके और सेशन के बाद टेस्ट पास नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि याद रखोगे। मैंने मेजर चेंज करने का फर्म डिसीजन ले लिया था और ये एक्यूपंक्चर ही एक लौता मेजर था जिसमें मेरे स्मूथली ग्रेजुएट होने का फुल चांस था।
मैं ये चांस अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। मैंने अपने दांत पीसे और बोला, मैं गलत जगह नहीं आया, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। मैं सच में आपके नाम और स्किल्स से इंप्रेस होकर अकपचंगर सीखने आया हूँ। प्रोफेसर टियान ने मेरे चेहरे को घूर कर देखा। तो फिर ठीक है, अंदर आओ। उनके मास्क ने उनके एक्सप्रेशंस छुपा रखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मेरी बात पर ट्रस्ट हुआ या नहीं। मैं थोड़ी हेजिटेशन के साथ उस ट्रीटमेंट रूम में चला गया। भले ही मेरा प्लान मेजर चेंज करने का था, लेकिन मेडिकल का बेस तो सबका सेम ही होता है ना। इन कुछ सालों में मेरी फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज काफी अच्छी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं टोटली क्लूलेस हूंगा, लेकिन जब प्रोफेसर टियान ने प्रैक्टिकली सेशन देना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना नाइव था। आशी एक्यूपॉइंट क्या है, यिनलिंग क्वान पॉइंट किधर आता है, नीडल्स इंसर्ट करने से पहले ये इंसेंस जलाना क्यों जरूरी है, इंसर्ट करते वक्त आपको इतना स्लो और केयरफुल क्यों रहना होता है, और जो प्रोहिबिटेड पॉइंट्स नहीं है वहां भी। भले ही सेशन सिर्फ 1 घंटे का था, पर मुझे लग रहा था जैसे मैं पूरे दिन से कोई हार्डकोर थ्योरी क्लास अटेंड कर रहा हूं। वो भी ऐसी क्लास जिसमें आप नोट्स नहीं बना सकते और क्लास के तुरंत बाद आपका टेस्ट होगा। जब प्रोफेसर टियान की एक्सप्लेनेशन खत्म हुई, मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं ये टेस्ट पास नहीं कर पाया और प्रोफेसर टियान को इंप्रेस नहीं कर सका तो मेरा मेजर स्विच करने का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो बताओ। ट्रीटमेंट रूम से बाहर निकलते ही प्रोफेसर टियान ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। तुम्हें कितना याद है? ही क्यांग को लगा कि मैं प्रेशर में हूं, इसलिए उसने बीच में बोलते हुए कहा, टेंशन मत लो, तुम्हें जितना याद है बस उतना बता दो। प्रोफेसर टियान गुस्सा नहीं होंगे, आखिर इतने शॉर्ट टाइम में इतना सब कुछ मेमोराइज करना आसान थोड़ी है। मेरे दिल में एक डीप ग्रेटिट्यूड फील हुई। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैं वहां ना होता तो प्रोफेसर टियान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ही क्यांग और मू वांकिंग इस मेजर के कोर स्टूडेंट्स थे। उन्हें तो ये सारी बेसिक थियरी आगे ही पूरी तरह क्लियर थी। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर सेट थे। मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट थी। प्रोफेसर टियान प्रॉपर्ली एक फैंटास्टिक टीचर थे। प्रोफेसर तांग जो हर छोटी बात पर गुस्से में आके इंसल्ट करते थे, उनके कंपैरिजन में प्रोफेसर टियान अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत पेशेंस रखते थे। मेरे दिल में एक वार्मथ फील हुई और मैं अब किसी भी हाल में उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। अभी जो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया उसमें 2 सेट्स ऑफ नीडल्स यूज हुए। मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट सेट ऑफ एक्यूपॉइंट्स थे आशी, हेगू, शेंटिंग, फंगलोंग, शेनमिन, शियालियाओ, नेटिंग और ताइचोंग। सेकेंड सेट ऑफ नीडल टेक्निक के पॉइंट्स थे ताइशी, शेनमिन, फुलियू, क्यूची, ग्वानवेन, हेगू, किहाई और शुइदाओ। और अक्यूपंक्चर सेशन स्टार्ट करने से पहले जो कॉमिंग इंसेंस जलाया गया उसके इंग्रेडिएंट्स में वॉक्स्यांग और गेजी शामिल थे। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा नर्वस होकर प्रोफेसर टियान जेनिंग की तरफ देखा। प्रोफेसर टियान, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तुमने कहा कि कॉलिंग इंसेंस के हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स को तुमने बस सूंघ कर आइडेंटिफाई कर लिया। प्रोफेसर टियान सच में थोड़े सरप्राइज थे। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कॉन्फिडेंटली नोट किया। अपने सेकेंड ईयर में मैंने एक इलेक्टिव कोर्स चुना था, चाइनीज हर्बल फार्माकोलॉजी। उस वक्त मुझे कॉलेज के फार्माकोलॉजी नॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। प्राइज मनी जीतने के लिए मैंने उस सब्जेक्ट की बहुत हार्ड स्टडी की थी। तो अभी मैं सोचूं कि तुम्हारा नाम इतना सुना सुना क्यों लग रहा है, तो वो तुम थे। ही क्यांग की आंखों में एक रियलाइजेशन चमका। उस वक्त तुमने ही मुझे हराकर चैंपियनशिप जीती थी ना, और वो 50,000 का कैश प्राइज ले गए थे। Am I right? मैंने एक सॉरी वाला फेस बनाया। आई एम सॉरी सीनियर। उस वक्त मुझे सच में उस प्राइज मनी की बहुत जरूरत थी। सॉरी किस बात का? तुमने वो अपनी प्योर स्किल और मेहनत से जीता था, क्या मुझे वो जबरदस्ती छीन लेना चाहिए था? हे क्यांग ने मेरे कंधे पर थपथपाया कि उसके लिए अब ये सब मैटर नहीं करता। प्रोफेसर टियान जेनिंग धीरे से मुस्कुराए। एक तो तुम हार गए और ऊपर से चिल्ला रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये टॉपिक उठाने में भी शर्म करता। एग्जैक्टली। मू वांचिंग ने अपना मास्क उतारते हुए एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ हे क्यांग को कोल्डली घूरा। एम्बैरेसिंग। ही क्यांग जैसे ही पलटकर कुछ आंसर देने वाला था, प्रोफेसर टियान जेनिंग ने उसे रोक दिया। बस करो तुम दोनों, चलो जाओ पहले जाकर लंच कर लो, मुझे चंग के साथ 2 मिनट कुछ बात करनी है। मेरी पीठ पर शिवर दौड़ गया। तो इसका मतलब प्रोफेसर टियान ने पहले ही मेरी बात सुन ली थी। वो शुरू से जानते थे कि मैं कॉलेज की तरफ से भेजा गया नया इंटर्न नहीं हूं। डरना मत, अगर तुम्हें सच में एक्यूपंक्चर लर्न करना है तो प्रोफेसर से ठीक से कन्फेस कर लो, वो डेफिनेटली अग्री हो जाएंगे। हे क्यांग ने आंख मारते हुए बोला, और फिर मू वांचिंग उसे खींचते हुए ले गई। रूम में बस हम दोनों अकेले रह गए। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। प्रोफेसर टियान, आई एम सॉरी, मैंने पहले आपसे झूठ बोला। मैं सीरियसली कॉलेज का भेजा हुआ इंटर्न नहीं हूं।
असल में इससे पहले मैंने आपकी एक भी क्लास अटेंड नहीं की है और ना ही मैंने कभी फार्माकोलॉजी का इलेक्टिव लिया था। प्रोफेसर तियान जेनिंग ने इंटरप्ट किया। रिलैक्स, इतना टेंस मत हो। मेरे मेजर को वैसे भी बहुत कम बच्चे चूज करते हैं जो भी सच में सीखना चाहते हैं और जिनका इंटेंशन क्लियर हो, मैं उन्हें बिल्कुल ट्रेन करूंगा। लेकिन फार्माकोलॉजी का वो कंपटीशन तो 2 साल पहले हुआ था। तुमने बताया उस टाइम तुम सेकेंड ईयर में थे। अब उस कैलकुलेशन से देख, अभी तुम 4th ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हो और ये टर्म ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मतलब बेसिकली तुम्हारी इंटर्नशिप पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर आकर एक नया मेजर स्टार्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? मैंने बिना किसी हेजिटेशन के पूरा सच बोल दिया। मैं प्रोफेसर तंग की टीम का स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब मुझे किसी दूसरे रैंडम हॉस्पिटल या क्लिनिक में इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी और ये मेरे उस कोर मेडिकल मेजर के पूरे विजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो एक ऐसी डिग्री कंप्लीट करने से बेटर ये होगा कि मैं अपना मेजर उस फील्ड में स्विच कर लूं जिसे मैं उसके बिल्कुल अल्टीमेट लेवल तक ले जा सकूं। प्रोफेसर तियान जेनिंग ने धीरे से नोट किया। प्रोफेसर, तांग वाकई अपनी फील्ड में डोमेस्टिक लेवल पर एक एब्सोल्यूट लेजेंड है। अगर तुम उनकी टीम में एंट्री नहीं बना सके तो उस पर्टिकुलर मेजर में करियर बनाकर टॉप पर पहुंचना सीरियसली मुश्किल होता। लेकिन सुनो, मेरा ये मेजर कोई सब्जी मंडी का कैबेज नहीं है कि जब चाहा उठा लिया और आगे निकल गए। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे मेजर को अल्टीमेट लेवल तक मास्टर कर पाओगे? जब उन्होंने एंड में मुझसे ये सवाल किया, उनकी आंखों में एक ऐसी तीखी चमक थी। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरी सिंसियरिटी के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस नए मेजर में एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन पिछले कुछ सालों के इलेक्टिव क्लासेस को देखूं तो अगर मुझे मेजर चेंज करना ही है तो एक्यूपंक्चर सबसे बेस्ट चॉइस है। मैंने रिसर्च की है, आने वाले टाइम में चाइनीज मेडिसिन का स्कोप बहुत बड़ा है। अगर मैं इसमें डीप रिसर्च करूं तो मेरे रिजल्ट्स प्रोफेसर तैंग की टीम से कम नहीं होंगे। मेरी बातें सुनकर तियान जेनिंग के स्ट्रिक्ट चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम बातें बनाना खूब जानते हो। तुम इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं प्रोफेसर तांग से ज्यादा काबिल हूं। लेकिन याद रखना, मेरा मेजर इस यूनिवर्सिटी का सबसे अनपॉपुलर सब्जेक्ट है। पीएचडी तक पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ना के बराबर हैं, जबकि प्रोफेसर तांग का सीने बिल्कुल अलग है। उनकी क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हैं। उनकी रिसर्च टीम में जाने का मतलब है ग्रेजुएशन के बाद सीधा नेशनल रिसर्च सेंटर में एंट्री। इस बार तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई कर लेना, लेकिन अगर मेजर चेंज कर लिया तो फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मेरे चेहरे पर एक सॉलिड डिटर्मिनेशन था। मुझे यकीन है मेरी चॉइस गलत नहीं होगी। तियान जेनिंग ने मुझे गौर से देखा। अगर तुम रुकना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सेमेस्टर एंड का एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी मैं तुम्हारी इंटर्नशिप फॉर्म पर साइन करूंगा। मैंने चैन की सांस ली, पर मेरी सांस अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने आगे कहा, तुमने अभी जो 2 नीडल टेक्निक्स याद की हैं, उससे पता चलता है कि तुम्हारी मेमोरी और ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। इसलिए एग्जाम में सिर्फ पास होना काफी नहीं है, तुम्हें A ग्रेड लाना होगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, डन। तो क्या अब से मैं आपके साथ काम कर सकता हूं? हे कियांग को जब पता चला कि मैं रुक रहा हूं तो वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। कमाल हो गया, फाइनली मुझे एक पार्टनर मिल गया। तुम्हें नहीं पता, उस मुंह वांचिंग का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर मैं डिप्रेशन में जा रहा था। ही कियांग मुझे हॉस्पिटल के टेम्पररी डॉर्म की तरफ खींच कर ले गया। ये जगह इंटर्न्स के लिए बनी थी। मेरे रूम में सिर्फ मैं ही हूं। बेड रेडी है, मैं तुम्हें साफ बेडशीट्स दे दूंगा। इन 2 दिनों में प्रोफेसर का हॉस्पिटल में कंसल्टेशन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम उनके साथ ही रहेंगे। अगर तुम्हारी कोई क्लास नहीं है तो तुम भी हमारे साथ रुक सकते हो। वैसे तुम्हारा मेन मेजर क्या है? क्लासेस तो खत्म हो गई होंगी ना, तुम वहां इंटर्नशिप क्यों नहीं कर रहे? हे कियांग के सवालों ने मुझे फिर से प्रोफेसर तांग और उन सीनियर्स की याद दिला दी। लेकिन इस बार मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि एक आजादी का एहसास हुआ। मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली ही इसलिए है ताकि मैं अपनी पिछली जिंदगी के ट्रेजेडी को बदल सकूं, और अपना मेजर चेंज करना उस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है। हे कियांग का फ्रेंडली नेचर मुझ जैसे इंट्रोवर्ट के लिए काफी कंफर्टिंग था। मेरा मेन मेजर साइटोलॉजी है और मेरे गाइड प्रोफेसर तंग है, पर उनके पास इंटर्न्स की कोई कमी नहीं है। ही कियांग बहुत एंथुजियास्टिक था, लेकिन उसे बाउंड्रीज पता थी। उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। सही भी है, प्रोफेसर तांग की टीम में एक इनविजिबल इंसान बने रहने से अच्छा है कि तुम हमारे साथ मेन प्लेयर बनो। प्रोफेसर तियान के पास स्टूडेंट्स कम हैं, तो वो सब पर फोकस कर सकते हैं। तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है। मैं मुस्कुराया। अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। बात करते करते हम दौड़ पहुंच गए। हे कियांग ने मेरा सामान सेट करने में मदद की और फिर मुझे खाना खाने खींच ले गया। हम हॉस्पिटल की कैंटीन जा रहे थे। रास्ते में मैंने अपने रूममेट को टेक्स्ट कर दिया कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। जैसे ही मैंने फोन बंद करने लगा, एक कॉल आ गया। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, गू बाइयुए। वो नाम देखकर मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, एकदम ब्लैंक। मैंने बिना कुछ सोचे फोन को म्यूट पर डाला और वापस अपने बैग में फेंक दिया। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे कियांग ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मैंने हल्की सी स्माइल दी। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है,
चलो खाना खाते हैं। खाने से कंपेयर करूं तो गु बायुए की कोई औकात नहीं थी। उधर लड़कियों के डॉर्म के नीचे गु बायुए अपने फोन की डार्क स्क्रीन को घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। चंग चुआन तो सच में आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब वो सीनियर गु का फोन भी इग्नोर कर रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? शन नियांजिया ने भड़कते हुए कहा। उसे क्या लगता है जूनियर जी के साथ वैसा बर्ताव करने के बाद हम उसके पीछे पीछे जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे? सीनियर शन बस करो। गु बायुए थोड़ी इरिटेट हो गई। चंग चुआन ऐसा इंसान नहीं है, और वैसे भी उसने जूनियर जी से माफी मांग ली है और उसे पनिशमेंट भी मिल चुकी है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर शन नियांजिया शांत होने वाली नहीं थी। मैं क्यों ना बोलूं, दोपहर में मैं उसकी मदद करने डाटा रूम गई थी। मैंने बस उसे समझाने की कोशिश की थी और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा मार दिया। उसने तो डाटा भी अरेंज नहीं किया। अगर मुझे ये डर ना होता कि प्रोफेसर उसे फिर से पनिश करेंगे तो मैं तुम सबको उसे मनाने के लिए यहां लाती ही नहीं। और देखो अब वो फोन तक नहीं उठा रहा। शन नियांजिया की बातें सुनकर सब चुप हो गए। सबके चेहरों पे गुस्सा था और मेरे लिए सिर्फ ताने। मैं उसके दौर में कॉल करती हूँ, गु बायुए ने कहा। कॉल जल्दी ही कट गया और उसने शन नियांजिया को घूरते हुए देखा। तुम तो कह रही थी कि चंग चुआन तुम्हारे गुस्से की वजह से चला गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मामला क्या है? गु बायुए का चेहरा एकदम सीरियस था। यू शाओयुन ने धीरे से कहा। उसके रूममेट ने बताया कि वो दोपहर में सीधा हॉस्पिटल गया है। शायद उसे एडमिट होना पड़ा है। वो अभी वापस नहीं आएगा। कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा? दोपहर में जब मैं उससे मिली तो वो बिल्कुल ठीक था। शन नियांजिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। फांग रूरो ने उसे घूरा। तो क्या उसने किसी डॉक्टर को रिश्वत दी है 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के लिए? क्या पता वो सच में एडमिट हो, वरना वो फोन क्यों नहीं उठाएगा? शन नियांजिया का टेम्पर और हाई हो गया। गु बायुए ने सबको शांत किया। सब चुप रहो। चंग चुआन हमेशा से अकेला रहा है। उसके कोई दोस्त नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं होता तो वो कैंपस से बाहर क्यों रहता? यू शाओयुन, पता करो वो किस हॉस्पिटल में है। हम थोड़ी देर में उसे देखने जाएंगे। अचानक से बीमार कैसे पड़ गया? यू शाओयुन जाने ही वाली थी कि चिंग याओ ने उसे रोक लिया। सीनियर, हमने रात को जूनियर जी के साथ डिनर का प्लान बनाया था ना। वो अभी कैंपस वापस आया है और इमोशनली स्टेबल नहीं है। प्रोफेसर ने कहा था कि उसे कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। अगर हम सब चंग चुआन को देखने चले गए, उसकी बात पूरी होने से पहले ही गु बायुए ने बीच में टोक दिया। तुम सही कह रही हो। हमने जूनियर जी से प्रॉमिस किया था। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चंग चुआन को अभी रहने देते हैं। वो अपना ख्याल रखना जानता है। हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फांग रूरो का चेहरा यह सुनकर थोड़ा उतर गया। पर डेटा रूम का क्या? अगर वो हॉस्पिटल में है तो पता नहीं वो काम कब खत्म होगा। प्रोफेसर भड़क जाएंगे। उसने पहले ही प्रोफेसर को गुस्सा दिला दिया है। अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। गु बायुए ने अपना सिर सहलाया। इतने सालों से वो हमारे साथ रिसर्च कर रहा है। हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो इस वक्त टीम छोड़े। डाटा रूम का काम हम सब मिलकर खत्म कर देंगे। सबने एक दूसरे को देखा और मान गए। ठीक है सीनियर। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस काम ने मुझे पिछली बार बीमार कर दिया था वो काम अब गु बायुए और बाकी लोग कर रहे थे। इधर मैं और हे क्यांग खाना खाकर वापस आ चुके थे। खाने के वक्त प्रोफेसर त्यान ने हमें कुछ असाइनमेंट दिया था। रूम में आते ही हे क्यांग अपने लैपटॉप से चिपक गया और एक लफ्ज नहीं बोला। मैं वैसे भी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन लैपटॉप ऑन करने के बाद मैं तुरंत असाइनमेंट करने नहीं बैठा, बल्कि मैंने एक ईमेल ड्राफ्ट करना शुरू किया। प्रोफेसर तांग की रिसर्च टीम छोड़ने का ऑफिशियल ईमेल। पिछली बार सजा मिलने के बाद मैंने सीनियर्स और प्रोफेसर तांग को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या किया था। तब जाकर उन्होंने मुझे टीम में लिया था। मेरी इंटर्नशिप की फाइल प्रोफेसर टांग के हाथ में थी। मेरे रिकॉर्ड में एक ब्लैक मार्क था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब के लिए मुझे सब बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने प्रोफेसर टांग के हर ऑर्डर को फॉलो किया, बस इसलिए ताकि वो मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट अच्छी लिखते। पर आखिर में मैंने टीम का सबसे गंदा और थका देने वाला काम किया। कई बार रिसर्च के बॉटलनेक्स मैंने ही सॉल्व किए और उसके बदले मेरी रिपोर्ट पर क्या लिखा मिला? सिर्फ एक लाइन, कैरेक्टर डाउटफुल, प्रोफेशनलिज्म में कमजोर, सिर्फ बेसिक और क्लर्क वाले काम के लायक है, एकेडमिक रिसर्च के काबिल नहीं। वो रिपोर्ट देखकर मेरा खून खौल उठा था और मैं प्रोफेसर तांग के पास गया था। उनका जवाब था, मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान को एकेडमिक रिसर्च लैब में घुसने नहीं दूंगा। मुझे पूरी मेडिकल फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। कितने महान शब्द थे ना। पर उस वक्त मैं बेवकूफ था। मुझे लगा प्रोफेसर तांग को कोई गलतफहमी हुई है। मैं पागलों की तरह उनकी इमेज बदलने की कोशिश करता रहा, बिना किसी क्रेडिट के गधों की तरह काम करता रहा, जब तक कि उन्होंने मुझे जेल नहीं भेज दिया। लेकिन इस बार मैं प्रोफेसर तांग को मुझे कंट्रोल करने का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और रिव्यू बिल्कुल फेयर।
मैंने एंटर प्रेस किया और प्रोफेसर तांग को ईमेल सेंड कर दिया। उस एक पल में मेरे अंदर सालों से दबा हुआ सारा जहर, सारी घुटन मानो एक ही सांस में बाहर निकल गई। दूसरी तरफ गु बायुए शेनचेंग शहर की रहने वाली थी और एक बहुत अमीर फैमिली से थी। जी बॉक्सियाओ को ट्रीट देने के लिए उसने कैंपस के पास सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक किया था। अंदर घुसते ही जी बॉक्सियाओ ने गु बायुए का हाथ पकड़ लिया। सीनियर, चंगचुआन क्यों नहीं आए? क्या वो अब भी मुझसे गुस्सा है? बिल्कुल नहीं, गु बायुए ने उसके लिए प्लेट लगाते हुए कहा। वो बीमार है, हमने उसे डिनर के बारे में नहीं बताया। जी बॉक्सियाओ ने तुरंत एक टेंशन भरा चेहरा बना लिया और गु बायुए की स्लीव पकड़ ली। उसकी आंखों में सिर्फ फिक्र दिख रही थी। क्या बीमारी है? सीरियस है क्या? मुझे उसे देखने जाना है। उसकी हेल्थ तो हमेशा से अच्छी थी, अगर बीमार है भी तो ज्यादा सीरियस नहीं हो। शेन नियंजा ने उसे चाय सर्व करते हुए कहा। वो सीनियर गु के कॉल्स ही नहीं उठा रहा, हम उसे देखने जाना भी चाहे तो हमें मिलेगा ही नहीं। जी बॉक्सियाओ ने मासूमियत से पलकें झपकाई और गु बायुए को देखा। शायद बीमारी की वजह से उसने रिंग ना सुनी हो। हम एक और बार कॉल करें। सुबह तो वो एकदम फिट और एक्टिव था, अचानक से कैसे बीमार पड़ सकता है कि मैं नाटक कर रहा हूं ताकि लड़कियों की सिंपैथी गेन कर सकूं और पनिशमेंट से बच सकूं। फांग रूरो को मेरी फिक्र हो रही थी। सीनियर, एक बार और ट्राई कर लो, शायद उसने सच में ना सुना हो, सिर्फ तुम्हें ही उसकी फिक्र है। शेन नियंजा ने तंज कसा। मुझे तो लगता है वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। सुबह उसने सीनियर गु का मेडल जूनियर को देकर माफी मांगी और अब वो उनके कॉल्स इग्नोर कर रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो सीनियर गु के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। वो अब भी इस बात से चिढ़ा हुआ है कि सीनियर ने उसे माफी मांगने को कहा था। वैसे भी मेडल वाली बात से गु बायुए पहले ही खफा थी। मेरे बीमार होने की खबर से उसका आधा गुस्सा शांत हो गया था, तभी तो वो मेरा डेटा अरेंज करने को राजी हुई थी। पर अब बात फिर से वही आ गई और ऊपर से मैंने कॉल भी नहीं उठाया था। गु बायुए का गुस्सा फिर से भड़क उठा। हम अपना खाना खाते हैं, उसे छोड़ो। हमारी टीम में वो अकेला था तो हमने उसे बहुत सिर चढ़ा लिया था। वो अपनी लिमिट्स भूल गया है और अब अजीब हरकतें कर रहा है। ये उसके लिए एक अच्छा सबक है ताकि आगे से वो ऐसी बेवकूफी ना करे। गु बायुए को गुस्से में देखकर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन फांग रुओ को अभी भी अजीब लग रहा था। वो मुझे सबसे लंबे टाइम से जानती थी और मेरे टीम में आने के पीछे उसका भी हाथ था। वो नहीं चाहती थी कि सब मुझसे नफरत करें। चंगचुआन बस थोड़ा इमोशनल हो गया है। वो टीम में आना चाहता था। उसे पता है उसने गलती की है, उसने माफी भी मांग ली है और सजा भी भुगत ली है। मुझे यकीन है वो आगे से जूनियर जी को परेशान नहीं करेगा। जी बॉक्सियाओ ने अंदर ही अंदर एक ठंडी स्माइल दी। उसे पता था कि ये सीनियर्स मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी, खास तौर पर ये फांग रूरो। लगता है मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि फांग रूरो भी उससे नफरत करने लगे। जी बॉक्सियाओ ने मासूमियत। हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिवअवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड action400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो। एक्टिंग की सीनियर फांग बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है सीनियर चेंग ने बस गुस्से में आकर मुझ पर इल्जाम लगाया था। आखिर वो इतने टाइम से आप सबकी टीम का हिस्सा है और आप पांचों उनसे बहुत प्यार करती है। मेरे अचानक टीम में आ जाने से और आप सबका मुझे इतना सपोर्ट करने से उनका इनसिक्योर होना नॉर्मल है। मैं ये समझ सकता हूँ, इसलिए मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। जी बॉक्सियाओ की बातें इतनी मीठी और बेचारे वाली थी कि उन लड़कियों के अंदर का सारा प्यार और सिंपैथी उमड़ पड़ी। हमारा जूनियर जी कितना मचोर है। शेन नियंजा ने नई डिश उसकी तरफ घुमा दी। तुम इन दिनों काफी पतले हो गए हो, अच्छे से खाओ। गु बायुए ने भी उसके बाउल में मीट का एक पीस डाल दिया। काश चंगचुआन भी तुम्हारी तरह सेंसिबल होता। वहां का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन खाना शुरू हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गु बायुए के फोन पर प्रोफेसर तांग का कॉल आ गया। चंगचुआन टीम छोड़ रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है क्या? गु बायुए की हैरान आवाज से पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। क्या उसने खुद आपसे कहा? शायद वो बस गुस्से में बोल रहा हो। प्रोफेसर तांग की टोन बहुत रफ थी। अगर वो मुझसे आके कहता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? उसने मुझे एक ऑफिशियल ईमेल भेजा है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूं। जाकर उससे पूछो, अगर वो सच में छोड़ना चाहता है तो उससे दफा हो जाने दो। मेरी टीम को उसके जैसे कैरेक्टरलेस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद को समझता क्या है, मुझसे पंगा लेगा, मेरी टीम उसके बिना रुक नहीं जाएगी।
प्रोफेसर तांग जाहिर तौर पर गुस्से से बौखलाए हुए थे। उनके हिसाब से मुझे अपनी टीम में रखना मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान था। उनका रिसर्च टीम देश के टॉप लेवल का सिस्टम था। एरा गैरा कोई भी वहां नहीं आ सकता था। अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो बाद में खून के आंसू रोऊंगा। गु बाइयो ने कॉल कट किया और प्रोफेसर तंग का फॉरवर्ड किया हुआ ईमेल देखा। वो सच में मेरा रेजिग्नेशन था। उसकी भ्रुकुटी तन गई। दिल में एक अजीब सा गुस्सा भर गया। मैंने सुबह सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, तो मेरी टीम छोड़ने पर उसे खुश होना चाहिए था ना। लेकिन मेरा रेजिग्नेशन देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसके सीने में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। क्या हुआ जी बॉक्सियाओ ने उसकी स्लीव हिलाते हुए पूछा। क्या बात है सीनियर? गु बाइयुए ने अपना फोन टेबल पर पटक दिया। चंग चुआन टीम से बाहर जा रहा है। उसने प्रोफेसर को ईमेल कर दिया है। प्रोफेसर बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुझे कंफर्म करने को कहा है कि क्या वो सीरियस है, क्या वो पागल हो गया है। यू शाओयुन अपनी जगह से उछल पड़ी। इतनी मिन्नतें करके टीम में घुसा था वो, और अब अचानक से छोड़कर जा रहा है। वो आखिर चाहता क्या है? शन निंजा ने एक कोल्ड स्माइल दी। मैंने कहा था ना, वो नखरे कर रहा है। वो बस हमारे जूनियर को बाहर निकालना चाहता है। उसे लगता है कि ये टीम उसके बिना चल नहीं सकती। ये देश का टॉप रिसर्च टीम है। ना जाने कितने इंटर्न्स का सपना है यहाँ आना। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से छोड़ सकता है। चिंग याओ को भी यकीन नहीं हुआ। वो शेन नियांजा की साइड थी, लेकिन फांग रुओ का सोचना अलग था। ईमेल की बात सुनते ही फैंग रूरो का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। चंग चुआन ने कभी सीरियस मैटर्स पर मजाक किया है क्या? उसकी बात सुनकर सबको याद आ गया। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रहा हूँ। मैं कभी इन चीजों पर मजाक नहीं करता। क्या वो सच में जाना चाहता है? गु बाइयुए की आवाज एकदम धीमी थी, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, जैसे उसके दिल से कोई बहुत जरूरी चीज फिसल रही हो जिसे वो पकड़ नहीं पा रही। तभी जी बॉक्सियाओ के रोने जैसी आवाज आई। ये सब मेरी गलती है। सीनियर चेंग मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए वो टीम छोड़ रहे हैं। मैं अभी जाकर प्रोफेसर से कहता हूं कि उनका रेजिग्नेशन अप्रूव ना करे। अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूं। मैं तो अभी नया आया हूं। सीनियर चेंग इतने सालों से आपके साथ हैं। वो टीम को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से जानते हैं और आपकी ट्यूनिंग भी उनके साथ बेहतरीन है। अगर मैं एग्जाम पास भी कर लूं तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जी बॉक्सियाओ अंदर से बुरी तरह झल्ला रहा था। हालांकि उन्होंने मुझे टीम से निकाला नहीं था, लेकिन प्रोफेसर और लड़कियों की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी। अगर मैं टीम में रुकता भी तो मुझे कोई भाव नहीं देता। जी बॉक्सियाओ ने पूरा प्लान बना लिया था कि वो मुझे बलि का बकरा कैसे बनाएगा, मुझसे सबसे ज्यादा काम करवाएगा और सबसे कम क्रेडिट देगा। जब तक वो प्रोफेसर और सीनियर्स को खुश रखता, मेरा बचा कुचा सपोर्ट भी खत्म हो जाता और मुझे बेइज्जत होकर भागना पड़ता। पर अब ये क्या हो रहा था? मैंने खुद ही रेजिग्नेशन फेंक दिया और अचानक प्रोफेसर और सीनियर्स के मन में मुझे रोकने की इच्छा पैदा हो गई। जी बॉक्सियाओ के दिल में एक गहरी नफरत उबलने लगी। उसे पता था कि वो चीटिंग वाला पूरा ड्रामा उसी का रचा हुआ जान था। मैंने बाहर से तो माफी मांग ली थी, पर अंदर से मैं उससे नफरत करता हूंगा। अगर मैंने टीम छोड़ने के मामले में कंट्रोल ले लिया तो चाहे प्रोफेसर हो या ये लड़कियां, वो मेरे सारे पाप भूल जाएंगे और मैं दोबारा उनका चहेता बन जाऊंगा। आखिर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। जो उनके पीछे भागता था, उससे ज्यादा प्यार उन्हें उस इंसान से होगा जिसे वो खुद रोकेंगे। जी बॉक्सियाओ ने दांत पीसे। वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। अगर टीम छोड़ना ही है तो हमेशा के लिए दफा हो जा। तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? गु बाइयुए का दिल जी बॉक्सियाओ की बातें सुनकर पसीज गया। जी बॉक्सियाओ का चेहरा एकदम मासूम और ब्राइट था, और जब वो रोता था तो किसी का भी दिल पिघल जाता। पूरा कैंपस उसके पीछे पागल था, लेकिन उसने हमेशा खुद को साफ सुथरा रखा था और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया था। किसी लड़की के साथ उसने कभी फालतू बात नहीं की थी। यही वजह थी कि उसे हर साल यूथ आइकॉन चुना जाता था। एक हैंडसम और हार्डवर्किंग लड़का हमेशा सबका फेवरेट होता है, और वो इतना समझदार भी था। वो उसे रोने कैसे दे सकती थी? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाके चंग चुआन से बात करूंगी। अगर उसने जाने की ठान ही ली है तो जैसी उसकी मर्जी। गु बाइयुए ने दांत पीसते हुए कहा। वो क्लियरली गुस्से में थी। मैं जाती हूँ। फांग रूरू अपनी जगह से उठी। हम इतने सालों से एक टीम में हैं। मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलती करे। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। यू शाओयुन भी उठ खड़ी हुई। उसने प्रोफेशनल एग्जाम्स मेरी वजह से पास किए थे। मुझे उससे पूछना है कि अगर वो यूं ही गिव अप कर देगा तो मेरी सारी मेहनत का क्या होगा? उनके जाने के बाद किसी का भी खाना खाने का मूड नहीं था। जी बॉक्सिया ने उदास चेहरों को देखा। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। वारे चेंग चुआन, तू यहाँ नहीं है, फिर भी तूने मेरा डिनर प्लान रुइन कर दिया। सच में तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसने एक फेक उदासी भरे चेहरे के साथ गु बाइयुए को देखा। सॉरी सीनियर गु, आपने इतने प्यार से सबको डिनर पर बुलाया था और सब मेरी फॉल्ट है। अगर मैंने सीनियर चेंग चुआन से फाइट नहीं की होती तो आप लोग बीच में नहीं फंसते। इसमें तुम्हारी क्या फॉल्ट है? शेन नियांजा ने गुस्से में कहा। अगर सच कहूं तो ये सब चेंग चुआन की गलती है। पहले तो वो काफी सेंसिबल था, अब उसे क्या हो गया है? जूनियर, तुम हैंडसम हो,
तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स भी स्ट्रांग है। वो तुम्हें टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहा? क्या हर किसी को सिर्फ उसी के आसपास घूमना चाहिए? चिन्याओ ने खांसते हुए कहा, जूनियर बिल्कुल सही कह रहा है। इंसानों की जेलसी सच में बहुत टेरिफाइंग होती है ना सीनियर गु? क्या है ना, अपना खाना खाओ। बू बायुए ने जी बॉक्सियाओ की तरफ देखा। किन याओ की बातों पे ध्यान मत दो, तुम सब मेरे जूनियर्स हो। मेरा एटीट्यूड तुम सबके लिए सेम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेंग चुआन इस बात पर तुमसे नफरत करेगा। अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए। जी बॉक्सियाओ ने घबरा के हाथ हिलाए। नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी फॉल्ट नहीं है। अगर सीनियर सच में इस बात पर मुझसे नफरत करते हैं तो मैं किसी दिन उन्हें खुद सब एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। गु बायुए का चेहरा सख्त हो गया। मैं किसके क्लोज हूं ये कंट्रोल करने का हक उसे नहीं है। अगर उसने इस बात पर अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं तो मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी। उसका इस टीम से जल्दी चले जाना ही बेहतर है। जी बॉक्सियाओ अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। गु बायुए, एक सुकून भरी नींद के बाद मैंने अपनी आंखें खोली। छत को घूरते हुए सब कुछ अनरियल सा लग रहा था। मैं सच में जिंदा हूं। अब मैं वो बेचारा नहीं हूं जिसे प्रिजन में बंद कर दिया गया था, जिसे डिप्रेशन हो गया था और जो रातों रात सो नहीं पाता था। मैं अब आजाद हूं। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा, मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा। वो प्रिजन में बंद रहने वाला, डिप्रेशन का शिकार, रातों को सो न पाने वाला और दीवार से सिर टकराने वाला एक पैथेटिक इंसान, अब मैं वो नहीं रहा। अब मैं उस इल्यूजन में नहीं जीता कि कोई मुझे बचाने आएगा या सीनियर्स मुझे माफ कर देंगी। प्रोफेसर को फिर से इंप्रेस करने की वो नामुमकिन सी ख्वाहिश सब खत्म। अरे जाग गए? मेरी आंखों के सामने एक हाथ लहराया। हेकियांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपर बेड से झांक रहा था। तुम्हारा फोन कहाँ है? चलो फ्रेंड ऐड कर लेते हैं, मैं तुम्हें आज के चेकअप का डाटा सेंड कर दूंगा। मैं उठा और फ्रेश होने के बाद अपना फोन चेक किया। 21 मिस्ड कॉल्स। शन नियंजा को छोड़कर बाकी चारों ने कॉल किया था। वीचैट पर मैसेजेस भरे पड़े थे, उनके ग्रुप और फैंग रोरो के पर्सनल मैसेजेस। अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी खुशी सबको रिप्लाई करता, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना। ही क्यांग ने जम्हाई लेते हुए मुझे वार्न किया, बाय द वे तुम्हारे पास अभी अपनी आक्यूपंक्चर नीडल्स नहीं होंगी ना? किसी दिन मू वांचिंग के साथ जाकर अपना कस्टम सेट ऑर्डर कर लेना। हम सब अपना पर्सनल सेट ही यूज करते हैं। ठीक है, मैंने झट से सिर हिलाया। थैंक यू सीनियर। ही क्यांग ने हंसते हुए मेरे बालों को सहलाया। तुम कितने ओबीडियंट हो, एकदम क्यूट। मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे भी लोग कम होते हैं। मैं तो हमेशा से चाहता था कि कोई जूनियर आए। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूं। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मैं भी बहुत खुश हूं। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, प्रोफेसर से मिलने जाना है। ही क्यांग के वॉशरूम जाने के बाद मैंने ग्रुप मैसेजेस चेक किए। मेरे टीम छोड़ने की बात सबको पता चल चुकी थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था। सबको यही लग रहा था कि मैं सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहा हूं। सब सोच रहे थे कि मैं बस अटेंशन चाहता हूं। मैंने एक हल्की सी हंसी के साथ ग्रुप में मैसेज टाइप किया, टीम छोड़ने की बात 100% सच है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद मैंने ग्रुप एग्जिट कर दिया और फोन साइलेंट पर डाल दिया। प्रोफेसर टियान का चेकअप 10 बजे था, लेकिन हम 9 बजे ही क्लिनिक पहुंच गए थे। हे क्यांग सच कह रहा था, प्रोफेसर टियान चेकअप से पहले हमारा टेस्ट लेने वाले थे। मू वांचिंग, तुम पहले आओ, उस डमी को यहाँ लाओ और कल जो टेक्निक सिखाई थी उसे परफॉर्म करो। प्रोफेसर टियान ने डमी की तरफ इशारा किया। ये सुनकर मुझे थोड़ी रिलीफ मिली। कल जब प्रोफेसर टियान ने मू वांचिंग को वो टेक्निक सिखाई थी तो मैं और हे क्यांग वहीं थे। मेरी मेमोरी काफी शार्प है, बस एक बार सुनकर मुझे याद हो जाता है। डमी पर प्रेशर पॉइंट्स मार्क्ड थे, तो नीडल्स लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जैसे ही मू वांचिंग स्टार्ट किया, मुझे समझ आ गया कि मैं कितना बेवकूफ था। प्रोफेसर तांग के लेवल के प्रोफेसर टियान अपने इन चुनिंदा स्टूडेंट्स पर टेस्ट लेते वक्त जरा भी रहम नहीं खाने वाले थे। जब मू वांचिंग ने अपनी आखिरी नीडल लगाई, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक भी स्टेप ठीक से याद नहीं रख पाया था। सिर्फ 15 सेकेंड्स में 21 प्रेशर पॉइंट्स पर नीडल्स, वो भी एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में, आगे पीछे दाएं बाएं। इसके लिए सिर्फ शार्प मेमोरी नहीं बल्कि दिन रात की क्रेजी प्रैक्टिस चाहिए थी। जैसे ही मू वांचिन ने हाथ रोका, प्रोफेसर त्यान जनिंग ने मेरी तरफ देखा। कुछ कहना है, मैं शायद बिना खाए पिए 1 साल तक प्रैक्टिस करूं, तब भी उनकी स्पीड और एक्यूरेसी मैच नहीं कर पाऊंगा। मैंने थूक गटकते हुए कहा, लेकिन अगर इन 2 चीजों को इग्नोर कर दें तो मुझे लगता है कि मैं आराम से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। प्रोफेसर त्यान जेनिंग का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारा गोल सिर्फ ग्रेजुएट होना है? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने सिर हिलाया। अगर मैं ये टेस्ट पास कर लेता हूं तो मैं इसी फील्ड में अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करूंगा। मैं इस करियर में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता हूं। ये सुनकर प्रोफेसर त्यान जेनिंग का चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ। रीजन? कल जो 2 रीजन दिए थे उनके अलावा? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी स्माइल जो मुझ पर कम ही आती थी। मेरे बात सुनकर प्रोफेसर त्यान जोर से हंस पड़े। हा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। याद रखना जो तुमने कहा है, अगर तुमने मास्टर्स के लिए ये फील्ड चूज नहीं की तो मेरे
मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं कि तुम कभी ग्रेजुएट ही ना हो पाओ। ही क्यांग ने छुपके से मू वांचिंग को कोहनी मारी। जरा मेरी मॉम को देखो, क्या वो किसी मासूम लड़के को फंसाने वाली विलेन जैसी नहीं लग रही? बेचारा चेंग चुआन, उसे पता भी नहीं है कि दुनिया कितनी जालिम है। किसी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है और उसे खबर तक नहीं। कोई उसे नहीं फंसा रहा, मू वांकिंग ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। कैसे नहीं फंसा रही? हे क्यांग ने मजाकिया अंदाज में कहा। मेरी मॉम की नजर चेंग चुआन पर बहुत टाइम से थी। जो डिपार्टमेंट का टॉपर है, वो तो कब से उसे प्रोफेसर तांग के हाथों से छीनकर चाइनीज मेडिसिन सिखाना चाहती थी। अब फाइनली उनका मिशन पूरा हो गया। मू वांकिंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने पीछे मुड़कर हे क्यांग को घूरा। वो खुद चलकर हमारे पास आया है। हाँ हाँ हाँ, हे क्यांग ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो हमारे पास ही आ रहा था? हो सकता है उस दिन वो हॉस्पिटल किसी और प्रोफेसर से मिलने आया हो और मेरी मॉम ने किसी और का शिकार चुरा लिया हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मू वांकिंग ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। वो सीनियर ईयर में है। अगर उसे अपनी फील्ड चेंज करनी है तो एक्यूपंक्चर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो अपनी करंट फील्ड में इतना अच्छा कर रहा था, तो अचानक चेंज क्यों करना? हे क्यांग समझ नहीं पा रहा था। अगर उसे डुअल डिग्री भी चाहिए तो भी वो ये डेड एंड फील्ड क्यों चुनेगा? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मू वांकिंग ने अपना टैबलेट हे क्यांग की तरफ फेंका। हे क्यांग ने यूनिवर्सिटी फोरम पर नजर डाली, जहां लिखा था कि उसने जी बॉक्सियाओ पर कॉपिंग का झूठा इल्जाम लगाया था। पूरी टीम ने उसे बॉयकॉट कर दिया था। सब उसे बुरा भला कह रहे थे और ऊपर से उसे माफी मांगने के लिए फोर्स किया जा रहा था। लेकिन फिर भी उसे टीम छोड़कर हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? आखिर वो प्रोफेसर तांग की टीम है, सबसे डिमांड वाली फील्ड। ही क्यांग अभी भी कंफ्यूज था। मू वांचिंग ने एक ठंडी स्माइल दी, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है। वहां रुककर एक पंचिंग बैग बनने से लाख गुना बेहतर है कि हमारे पास आकर एक टॉप डिसाइपल बने। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या चूज करते? मैं तो पक्का उसी टॉप टीम को चूज करता। ही क्यांग ने एकदम क्लियर होकर कहा। तुम्हें तो पता ही है, अगर ये मेरी फैमिली लेगेसी नहीं होती तो मैं ये सब कभी नहीं सीखता। चेंग चुआन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फ्यूचर में अच्छी जॉब के लिए मैं तो प्रोफेसर तांग की टीम से ही चिपका रहता। भले ही वहां मेरी कोई वैल्यू ना हो, कम से कम वो एक टॉप टीम तो है। टॉप टीम में इनविजिबल रहने से तो अच्छा ही है ना। हमारे इस डिपार्टमेंट से तो लाख गुना बेहतर, जिसका फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है। मू वांकिंग ने उसे फिर से उसी बेवकूफ वाली नजरों से देखा। तो इसका मतलब तुमने जो इतनी मेहनत से उसे रुकने के लिए कॉन्विंस किया था, वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद यहां से भाग सको? क्या मैं ये बात प्रोफेसर को बता दूं? शट अप, हे क्यांग ने गुस्से से कहा। मैंने उसे रुकने के लिए इसलिए मनाया ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मुझे पता है कि तुमने ये फील्ड क्यों चुनी थी। मू वांकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुपचाप अपनी पोस्ट देखो और बकवास कम करो। जूनियर चेंग चुआन का प्रोफेसर तांग की टीम छोड़ने का राज अब पब्लिक हो चुका था। यूनिवर्सिटी फोरम पर अब बस उसी की डिस्कशन चल रही थी। पता नहीं उसने किससे दुश्मनी मोल ले ली थी। किसी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हे क्यांग ने धीरे से हंसते हुए कहा, वाह भाई, अब मुझे उसे कॉन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। अब उसे यहीं रुकना पड़ेगा। मू वांचिंग ने टैबलेट वापस लिया और बस यूं ही स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। उसके होठों पर एक तेज मुस्कान आ गई। तुम्हें याद है जब आंटी टियन और प्रोफेसर तांग के बीच एक स्टूडेंट को लेकर जंग हुई थी? क्या तुम आंटी टियन का बदला लेना चाहते हो? उस साल प्रोफेसर त्यान जेनिंग की रिसर्च फील्ड प्रोफेसर तांग से काफी मिलती जुलती थी। दोनों ही सीनियर प्रोफेसर्स थे, दोनों के पास सॉलिड एक्सपीरियंस था। उस साल के नए स्टूडेंट्स में एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट आया था। दोनों प्रोफेसर्स उसे अपनी टीम में लेना चाहते थे। पहले तो उस स्टूडेंट ने प्रोफेसर त्यान जेनिंग को हाँ कर दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं प्रोफेसर तांग ने छुपकर क्या ट्रिक चली कि उस स्टूडेंट ने अपना माइंड चेंज कर लिया। यही वो इंसिडेंट था जिसने प्रोफेसर त्यान जेनिंग को वो टॉप फील्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जानबूझकर ऐसी फील्ड चुनी जो प्रोफेसर तांग से एकदम ऑपोजिट थी, ताकि वो उनका कोई स्टूडेंट ना छीन सके। लेकिन प्रोफेसर त्यान ने जो फील्ड चुनी वो इतनी अनपॉपुलर थी कि वो बाकी टीचर्स के लिए एक मजाक बनकर रह गई। सब यही कहते थे कि वो प्रोफेसर तांग से पूरी तरह हार चुकी है। तुम क्या प्लान कर रही हो? ही क्यांग के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। तुम कोई गड़बड़ मत कर। चेंग चुआन शायद किसी को नहीं बताना चाहता कि उसने अपनी फील्ड चेंज कर ली है। तुम उसकी मर्जी के बिना ये लीक नहीं कर सकती। मू वांचिंग ने हे क्यांग को देखा और फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ी। तुमने प्रोफेसर तंग की टीम कब छोड़ी? मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने कल रात ही रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मू वांचिंग अचानक ये क्यों पूछ रही है। तो क्या तुम प्रोफेसर टियान की टीम ज्वाइन करने की बात पब्लिक करना चाहते हो? मू वांचिंग ने सीधा सवाल किया। मेरे चेहरे पर एक सरप्राइज था। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं सच में प्रोफेसर टियान की टीम का हिस्सा बन सकता हूं? क्या मुझे इस सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स तक वेट नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं प्रोफेसर टियान की टीम ज्वाइन कर सकता हूं तो मैं इसे जरूर पब्लिक करूंगा। इस तरह गू बाय यूए और बाकी सबको पता चल जाएगा कि मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में वो टीम छोड़ रहा हूं। मू वांचिंग मुस्कुराई।
तो ठीक है, इसे पब्लिक कर देते हैं। अरे ओ शैतान लड़के, प्रोफेसर टियान जेनिंग हंसते हुए बोली। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तुमने जो प्रेशर पॉइंट्स याद किए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है। तुम्हें उन्हें ह्यूमन बॉडी पर सही तरह से पॉइंट आउट करना भी आना चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। 3 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट होगा और अगर तुम फेल हुए तो पनिशमेंट मिलेगी। इस बार मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैं पक्का पास हो जाऊंगा प्रोफेसर, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्या मेरा टीम ज्वाइन करना सच है? आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे ना? वानचिंग ने इसे पब्लिक कर दिया है, अब ये झूठ कैसे हो सकता है? ही कियांग वापस आते हुए बोला और उसने टैबलेट पकड़ी हुई मुंह वानचिंग की तरफ इशारा किया। मैंने खुशी के मारे उसे कसकर गले लगा लिया। ग्रेट, सच में ये बहुत बढ़िया है। मेरे रीबर्थ के बाद ये मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेंटर चेंज करना इतना स्मूथ होगा। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर टियान जेनिंग प्रोफेसर टांग से बेटर है या नहीं, लेकिन कम से कम प्रोफेसर टियान के साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पूरा यकीन है अगर मैं लोगों के साथ सिंसियर रहूंगा तो मुझे हमेशा बुरे लोग नहीं मिलेंगे। मू वानचिंग ने मेरी एंट्री प्रोफेसर टियान जेनिंग की टीम में ऑफिशियल कर दी। यूनिवर्सिटी फोरम पर अनाउंस करने के बाद उसने टैबलेट वापस ही कियांग की तरफ फेंक दिया। किसी ने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और वो सब अपने चेकअप के काम में बिजी हो गए। उनके लिए ये बस ऐसा था कि प्रोफेसर टियान को एक नया स्टूडेंट मिल गया, एकदम नॉर्मल बात। लेकिन उधर कैंपस में गू बायुए और बाकी सब ये खबर सुनकर गुस्से से पागल हो रहे थे। आखिर चेंग चुआन के टीम छोड़ने की खबर पब्लिक किसने की? तुम लोगों के पास दिमाग है या नहीं? मुझे नहीं पता। यू शाओयुन का चेहरा रोने वाला हो गया था। कल मैंने और रुओरो ने उसे कितने सारे हॉस्पिटल्स में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। उसके फोन का भी कोई रिप्लाई नहीं था। हमें डर था कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, इसलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। फांग रुओरो ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। चंग चुआन इतना इम्पल्सिव नहीं है। अगर उसे टीम छोड़नी भी होती तो भी वो इंटरनेट पर जाकर ऐसे तमाशा नहीं करता। वो ऐसा इंसान है ही नहीं। ये सब कैसे हो गया? जी बॉक्सियाओ की आंखें लाल हो गई। पहले मेरे साथ और अब सीनियर के साथ इंटरनेट की बातें किसी की भी जान ले सकती हैं। आखिर कौन है वो घटिया इंसान जो हमें टारगेट कर रहा है? मुझे टीम से निकालने का ये सारा ड्रामा जी बॉक्सियाओ ने ही रचा था। वो बस मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था, मेरे सारे ऑप्शंस बंद कर देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सीनियर्स मुझे वापस बुला ले और ना ही वो ये चाहता था कि किसी को उस पर शक हो। उसे हर हाल में खुद को इनोसेंट साबित करना था। बिल्कुल पिछली बार की तरह ना सिर्फ उसने खुद को बचा लिया बल्कि सिंपैथी गेन करके सबका दिल भी जीत लिया। मानना पड़ेगा जी बॉक्सियाओ का लक सच में बहुत सॉलिड है। उसके इतना बोलते ही चिन याओ ने फोरम पर मू वानचिंग की नई पोस्ट देख ली। कोई कह रहा है कि चेंग चुआन ने प्रोफेसर टियन की रिसर्च टीम ज्वाइन कर ली है। कहीं उसी टीम वालों ने तो ये लीक नहीं किया? मुझे दिखाओ। गू बायुए ने चिन याओ के हाथ से फोन छीन लिया। बस एक ही नजर में वो समझ गई कि पोस्ट करने वाला अकाउंट मू वानचिंग का है। शेन न्यांजा ने भी झुककर फोन देखा। मैंने सुना था कि पहले प्रोफेसर टियान और प्रोफेसर तांग की कभी नहीं बनती। सालों से उन दोनों के बीच स्टूडेंट्स को लेकर फाइट्स चलती आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि चंग चुआन को अपनी टीम में लेकर वो प्रोफेसर तांग को हराना चाहते हैं? गू बायुए ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके शांत चेहरे पर एक गहरा गुस्सा झलक रहा था। चंग चुआन हमेशा से हमारे साथ रहा है। उसके ग्राइड्स पूरे डिपार्टमेंट में टॉप पर होते हैं। पहले भी बहुत से प्रोफेसर्स ने उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश की है। मू वानचिंग का इस वक्त सामने आना पक्का इसी इंटेंशन से है। लेकिन अगर वो हमारे काम का नहीं भी है तब भी वो उनकी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगी। यू शाओयुन हमेशा से इम्पेशेंट थी। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलो और चेंग चुआन को ढूंढो। वो बहुत ही इनोसेंट है और ऊपर से अभी वो बीमार है। वो इमोशनली बहुत वीक है। हो सकता है किसी ने उसे मैनिपुलेट कर लिया हो। जरूरी नहीं कि ये पूरा प्लान मू वानचिंग का हो। शेन न्यांजा ने ठंडी आवाज में कहा, कल मैंने उसे आर्काइव रूम में देखा था। अपना मुंह बंद रखो। फांग रूरू ने आगे बढ़कर शेन न्यांजा का कॉलर पकड़ लिया। अगर तुम 2 मिनट आग नहीं लगाओगी तो मर जाओगी क्या? कल भी तुमने कहा था कि चेंग चुआन तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा है और फाइल्स अरेंज करने से मना कर रहा है। और रिजल्ट क्या निकला? वो बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था। हम सब इतने सालों से उसके साथ हैं। क्या हम नहीं जानते कि वो कैसा इंसान है? वो मू वांकिंग जैसे लोगों के साथ क्यों मिलेगा? सीनियर गू, ये साफ दिख रहा है कि वो लोग चेंग चुआन को अपनी तरफ करने का मौका ढूंढ रहे हैं। हमें उसे अपने हाथों से अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। शेन न्यांजा ने झटके से फांग रूरो को पीछे धकेला। ये कैसे हो सकता है? इसमें हमारी क्या गलती है? टीम छोड़ने की बात उसने खुद कही थी। हमने तो उसे नहीं निकाला। हमने उसे निकाला नहीं, लेकिन जब वो बीमार था तब हमने उसे इग्नोर भी तो किया। यू शाओयुन ने फांग रुओरो को संभाला और शेन न्यांजा को घूर कर देखा। चंग चुआन को हमने ही बिगाड़ कर ऐसा बनाया है। अगर उसने कोई गलती की है तो उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय सारा ब्लेम उसी पर डाल दिया। वो उदास है और हम पर गुस्सा निकाल रहा है।
वो बस हमारी अटेंशन चाहता है, हमने उसे मनाया नहीं। वो तो चलो ठीक है, लेकिन मू वांकिंग जो कुछ कर रही है उसका इल्जाम हम उसके सिर पर कैसे डाल सकते हैं? चिन याओ ने भी हामी भरी। जाओयुन सही कह रही है, हमें चेंग चुआन को ढूंढना चाहिए और उससे सीधा पूछना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो प्रोफेसर तांग की टॉप टीम छोड़कर प्रोफेसर त्यान की यूजलेस फील्ड में जाएगा। याओ याओ बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी नहीं मान सकती कि वो इतना बेवकूफ है कि अपनी मर्जी से प्रोफेसर तंग की टीम छोड़ देगा। गु बायुए का एक्सप्रेशन थोड़ा नॉर्मल हुआ। अगर प्रोफेसर तंग ने मुझे उससे बात करने को कहा है तो इसका मतलब वो भी उसे नहीं जाने देना चाहते। हम मू वानकिंग को इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाने दे सकते। चाहे वो गुस्से में हो या सच में टीम छोड़ना चाहता हो, वो अभी नहीं जा सकता। गो बायुए किसी भी कीमत पर मू वानकिंग को अपनी चीजें छीनने नहीं दे सकती थी, चाहे वो उसके लिए बेकार ही क्यों ना हो। सीनियर बायुए, क्या मैं जाकर सीनियर चेंग चुआन को मनाऊं? लड़के आपस में अच्छे से बात कर सकते हैं और वैसे भी ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ है। मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा। जी बॉक्सियाओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिचुएशन यहां तक पहुंच जाएगी। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया। उसने सोचा था कि वो मेरे सारे रास्ते बंद कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मू वांकिंग बीच में आकर गेम पलट देगी और अब मैं दो टीम्स के बीच कंपटीशन का सेंटर बन गया था। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शन न्यांजिया अंदर ही अंदर गालियां बक रही थी। उसे लगा था कि मैं टीम से बाहर हो ही चुका हूं, तो अगर वो मुझे दो चार बातें सुना भी देगी तो क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि इससे गु बायुए और जी बॉक्सियाओ खुश ही होते। लेकिन उसे क्या पता था कि पहले मेरे बीमार पड़ने से उन लोगों का उस पर से ट्रस्ट खत्म हो गया और अब मेरे टीम छोड़ने और प्रोफेसर त्यान के मुझे अपनी टीम में लेने की बात से यह साबित हो गया था कि मैं इतनी जल्दी टीम से बाहर नहीं होने वाला। शायद मुझे गु बायुए की अटेंशन फिर से मिल जाए, लेकिन पता नहीं वो इस वक्त है कहां। शेन नियांजा को अब सिरदर्द होने लगा था। वो यूनिवर्सिटी वापस नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। उसे ढूंढना इजी नहीं होगा। जी बॉक्सियाओ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि मू वानचिंग को सीनियर की टीम छोड़ने की बात इसलिए पता चली क्योंकि सीनियर ने हॉस्पिटल में गलती से उसे बता दिया था? तुम्हारा मतलब चेंग चुआन चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में है। शेन न्यांजिया ने तुरंत रिएक्ट किया। यू शाओयुन खुशी से उछल पड़ी। हाँ, ये पक्का हो सकता है। चेंग चुआन हमेशा से पैसे बचाता आया है। चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल का हमारी यूनिवर्सिटी से टीएप है, तो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है। वो पक्का वहीं गया होगा। गु बायुए ने सबको देखा। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उसे ढूंढते हैं। वो सब जल्दी से कंपस से बाहर भागने लगे। जी बॉक्सियाओ सबसे पीछे था। उन सबको इतनी फिक्र में भागते हुए देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बुरा महसूस हो रहा था। गु बायुए और बाकी सबने हॉस्पिटल का एक एक कोना छान मारा, पर मेरा कोई पता नहीं। जी बॉक्सियाओ तो थक कर पूरा सफेद पड़ चुका था। घुटनों पर झुकते हुए उसने गु बायुए को देखा। उसकी ऐसी हालत देखकर गु बायुए को उस पर तरस आ गया। अब और नहीं ढूंढना, तुम बैठकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी ले आती हूँ। जी बॉक्सियाओ को देखकर उसे मेरे शुरुआती दिन याद आ गए, जब मैंने नया टीम ज्वाइन किया था। मैं सिर्फ सेकंड ईयर में था। गांव से आया एक लड़का जिसकी प्रोफेशनल नॉलेज बाकियों के कंपैरिजन में बहुत वीक थी। शुरू में तो उसने मुझे टीम में लेने का सोचा भी नहीं था, पर मेरे अंदर हार ना मानने की आग थी और मैं हर ऑर्डर को परफेक्टली फॉलो करता था। मुझे बार बार कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद इसीलिए उसने मुझे टीम में रखना ठीक समझा। वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरी केयर करता था। उसे लगा ये रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, पर बाद में उसे पता चला कि मैं उसे पसंद करता हूं। एक गांव का लड़का उसके लेवल को कैसे मैच कर सकता है? और ठीक उसी वक्त जी बॉक्सियाओ की एंट्री हुई। मेरे मुकाबले जी बॉक्सियाओ का बैकग्राउंड और प्रोफेशनल स्कोर उसके बिल्कुल लेवल का था। सबसे बड़ी बात, जी बॉक्सियाओ को लोगों को हैंडल करना और खुश रखना आता था, मेरे जैसे बोरिंग और सीरियस इंसान से तो कहीं ज्यादा। हालांकि उसने जी बॉक्सियाओ को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोचा था, पर मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उसने जी बॉक्सियाओ का इस्तेमाल किया। किसने सोचा था कि मैं इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट करूंगा? अब अगर वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो उसे मेरे गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा। आखिर जी बॉक्सियाओ को भी तो मेरी वजह से टारगेट किया गया था। वैसे गु बायुए सच में मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रही थी। उसने सोचा अगर मैं उसके पीछे दोबारा पहले की तरह लॉयल बनकर रहूंगा तो वो मुझे माफ कर देगी। वो अभी भी मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कर सकती थी, पर इस बार मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी। टीम छोड़ने की धमकी, उसकी कॉल्स इग्नोर करना, अब जो होगा अपने रिस्क पर होगा। गु बायुए ने सबको कॉल करके वापस बुला लिया और मिल्क टी पकड़ाते हुए बोली, चेंग चुआन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो टीम छोड़ना चाहता है तो छोड़ने दो। मैं भी तो देखूं इस टीम के बिना वो कहां जाता है। प्रोफेसर टियान की टीम में एक ऐसी डेड एंड फील्ड जहां जॉब तक नहीं मिलती। क्या वो भूखे मरना चाहता है? फांग रुअरो थोड़ी उदास लग रही थी। सीनियर, क्या हमें एक आखिरी बार चेंग चुआन से बात नहीं करनी चाहिए? तुम्हें पूछना है तो खुद जाओ। गु बायुए का पेशेंस जवाब दे चुका था। वो गुस्से में कैंपस लौट आई। चिंग याओ ने
ने फांग रूरो के कंधे पर हाथ रखा। जब वो मिल ही नहीं रहा तो बात कैसे करे? अगर इतनी ही फिक्र है तो कल प्रोफेसर तांग की क्लास में उससे पूछ लेना। उसने ग्रुप लीव कर दिया है और हमें इग्नोर कर रहा है। हम उसे मनाना भी चाहें तो कैसे? ल्यू शाओयुन ने फांग रूरो के गले में बाह डाली। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, देखती हूँ कितना एटीट्यूड है उसमें। हीरो बन रहा है, हमें बिना बताए गायब हो गया। वही जी बॉक्स्याओ अपनी मिल्क टी पीते हुए कुछ सोच रहा था। चंग चुआन का क्या प्लान है? क्या सच में वो टीम में वापस नहीं आएगा? जी बॉक्स्याओ को मेरी मूव समझ नहीं आ रही थी, पर एक तरह से ये उसके लिए गुड न्यूज थी। अगर मैं टीम से आउट हो गया तो वो इन सब सीनियर्स को इजीली अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर इस टीम पर पूरा रूल उसका होगा। मुझे इन सब की प्लानिंग और पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं, पर्सनल रिपोर्ट बनाने में बिजी था। उस टीम में मैंने मेडिकल फील्ड के कई बड़े एक्सपर्ट्स को देखा, ऐसे एक्सपर्ट्स जो सिर्फ टॉप मेडिकल मैगजीन्स में ही दिखते हैं। कंसल्टेशन के सेकेंड हाफ में एक छोटा सा ट्विस्ट आया। फार्माकोलॉजी के एक सीनियर प्रोफेसर ने प्रोफेसर टियान को सजेस्ट किया, साइटोलॉजी और एक्यूपंक्चर के इस जॉइंट रिसर्च में मेरे ख्याल से प्रोफेसर टांग को इन्वाइट करना चाहिए। आखिर वो साइटोलॉजी के एक्सपर्ट है। क्यों? यहाँ बैठे लोग क्या अनपढ़ हैं या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तियान के शांत चेहरे पर अचानक गुस्सा झलकने लगा। अगर तुम्हें मेरे और उसके बीच की प्रॉब्लम नहीं पता तो जाओ पहले किसी से गॉसिप सुनकर आओ। वो किस बात का एक्सपर्ट है? मेरे पेशेंट को मारने के लिए बुलाऊं उसे? वो प्रोफेसर ये सुनकर बुरी तरह चिढ़ गया। प्रोफेसर तियान, आपकी बातें बहुत रूड है। हमारा मिशन है इस सेल डिजीज को ठीक करना। जो भी हमारी रिसर्च में हेल्प करे उसे टीम में होना चाहिए। आप अपने पर्सनल ग्रजेस के चक्कर में टीम का नुकसान कैसे कर सकते हैं? प्रोफेसर तियान ने एक ठंडी सांस ली और बोले, तो ठीक है, माफी चाहता हूं, पर मेरी टीम में प्रोफेसर तांग जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वो इतना ही कैपेबल है तो उसके पास जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने अपना थूक निगला और प्रोफेसर टियान को एक एडमिरेशन वाली नजर से देखा। उनका एटीट्यूड सच में सॉलिड था और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बिना सोचे प्रोफेसर तांग के सबसे बड़े रिवल की टीम में आ गया था। सोचकर ही कितना एक्साइटिंग लग रहा है। अगर गु बायुए को पता चला तो उन्हें लगेगा मैं ये सब जानबूझ कर रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? चलो इन प्रोफेसर्स को अपनी फार्माकोलॉजी और सिटोलॉजी की नॉलेज का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाओ। इन्हें पता चलना चाहिए कि मेरी टीम में एक एक्स्ट्रा मेंबर भी किसी टॉप एक्सपर्ट से कम नहीं होता। प्रोफेसर थियान ने अचानक मुझे आगे कर दिया। हेलो प्रोफेसर्स, मैंने सिटोलॉजी थ्योरी से लेकर फार्माकोलॉजी एप्लीकेशन और एक्यूपंक्चर इंटरवेंशन तक हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने प्रोफेसर थियान के नए प्रोजेक्ट की पूरी फीजिबिलिटी एनालिसिस समझा दी। मेरी प्रेजेंटेशन छोटी थी पर पूरा रूम शांत हो चुका था। यहां तक कि प्रोफेसर थियान भी थोड़े शॉक में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ब्रिलियंट हूंगा। एक लंबी खामोशी के बाद पूरे रूम में जोरदार तालियां बजने लगी। बेटा, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट एक्यूपंक्चर तो नहीं है ना? नहीं सर, मैंने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया। मेरा मेन सब्जेक्ट साइटोलॉजी है। मैंने सुना है प्रोफेसर तांग भी एक नई रिसर्च टीम बना रहे हैं। जब तुम्हारा मेन सब्जेक्ट साइटोलॉजी है तो तुम वहां क्यों नहीं गए? उस इंसान की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रोफेसर तियान ने उसे बीच में ही टोक दिया। क्यों? क्या मेरी टीम किसी टॉप साइटोलॉजी स्टूडेंट को डिजर्व नहीं करती? मेरा वो मतलब नहीं था। उसने प्रोफेसर तियान के कंधे को थपथपाया। मैं बस ये चाहता हूं कि पास्ट वाली गलती दोबारा ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। प्रोफेसर तियान ने मेरी तरफ एक तीखी नजर डाली। टेंशन मत लो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर तांग इस लड़के को नहीं छीन सकता। चलो, अगर आप ये कह रहे हो तो मैं रिलैक्स हूं। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। टीम सेट होते ही रिसर्च शुरू कर देना। मैं पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। जिस प्रोफेसर ने बात शुरू की थी वो खड़ा हुआ। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया, मुझ पर एक गहरी नजर डाली, पर बिना कुछ कहे दूसरे प्रोफेसर के साथ चला गया। प्रोफेसर टियान मेरी तरफ घूमे। उस प्रोफेसर की बात सुनी तुमने? जब एक बार मेरी टीम ज्वाइन कर ली है तो अपना दिमाग यहां वहां मत दौड़ाना। मुझे डबल क्रॉस करने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं। आप बेफिक्र रहिए प्रोफेसर टियान, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और प्रोफेसर तांग की टीम में वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उन्हें अश्योरेंस दी। वो दोनों क्लिनिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जांग चुनरन थे। ही क्यांग मेरी तरफ चलते हुए आए। हाँ, ये वही है। इस बार का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमारी टीम इस स्पेशल कंडीशन के लिए फॉर्म हुई है। प्रोफेसर हे और प्रोफेसर जांग हमारी टेक्निकल सपोर्ट होंगे। तुमने फार्माकोलॉजी पढ़ी है पर क्लिनिकल मेडिसिन का तुम्हें शायद आइडिया ना हो। अगर रिसर्च के टाइम कोई डाउट आए तो तुम सीधा प्रोफेसर हे से पूछ सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मुझे लॉटरी लग गई हो। एक ही झटके में मुझे 2 नए मेंटोर्स मिल गए थे। प्रोफेसर तियान हल्के से मुस्कुराए। इतनी जल्दी खुश मत हो। मेरी टीम को एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए था। क्योंकि तुम्हारा मेजर सिटोलॉजी है इसीलिए मैंने एक्सेप्शन देकर तुम्हें अलाउ किया है। पर अगर तुम मेरा फाइनल टेस्ट पास नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी फाइल रिजेक्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मैं जरूर पास करूंगा। मुझे अपने डिसीजन पर पूरा भरोसा था। प्रोफेसर तियान वहां से उठे। चलो अब तुम सबको अपना रिसर्च रूम दिखाता हूं। हे क्यांग ने सारी फाइल्स उठाई और उनके पीछे चल दिया।
जैसे ही मैं भी उनके पीछे आगे बढ़ा, अचानक मू वांचिंग ने मेरी शर्ट की स्लीव पकड़ ली। अपनी बातें याद रखना, अगर तूने प्रोफेसर त्यान को धोखा दिया तो मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं कि तू इस मेडिकल फील्ड में दोबारा कदम नहीं रख पाएगा। क्या बस इस फील्ड में कदम नहीं रख पाऊंगा? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी स्लीव छुड़ा ली। अगर कोई मुझे धोखा दे तो मैं शायद उसे जिंदा रहने पर भी पछतावा करा दूं। मू वांचिंग थोड़ा सीरियस था, पर मेरे जैसे छोटे लड़के की बातें सुनकर वो अचानक से हंस पड़ा, जैसे उसे कोई टॉप सीक्रेट चीज पता चल गई हो। अगले दिन जब मैं कैंपस वापस आया और अपने डॉर्म रूम में घुसा, चेनहाओ मुझे पकड़कर ग्राउंड लेवल रूमर्स सुनाने लगा। क्या तुम्हारा उन सीनियर्स के साथ कोई लफड़ा हुआ है? पूरे फोरम पे यही न्यूज चल रही है कि तुम प्रोफेसर तांग की टीम से आउट हो चुके हो। लफड़ा तो नहीं हुआ? मैंने अपना सिर हिलाया। पर हाँ, टीम छोड़ने वाली बात 100% सच है। क्या बकवास कर रहे हो? चेनहाओ को जोर का झटका लगा। लोग अपनी जान लगा देते हैं उस टीम में एंटर करने के लिए, और तुम बिना सोचे समझे लेफ्ट कर गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने बस हल्के से स्माइल किया। तुम लोगों की क्लास नहीं है अभी, लेट हो जाओगे। क्लास तो तुम्हारी भी है ना। चेनहाओ अपना बैग पैक करते हुए मुझे बाहर खींचना चाहता था। मैंने वो सारी क्लासेस ड्रॉप कर दी है, क्योंकि मैंने अपना मेजर चेंज कर लिया है, तो मेरी अब कोई क्लास नहीं है। क्या? चेनहाओ तो जैसे कोमा में चला गया। भाई तुम फाइनल ईयर में हो, अभी मेजर चेंज कर रहे हो? ग्रेजुएट नहीं होना क्या तुम्हें? बिल्कुल होना है। मैंने अपने बैगों को थपथपाया। इसीलिए मैंने सेल्फ स्टडी चूज की है। सेमेस्टर के एंड में डायरेक्टली एग्जाम दूंगा। क्लासेस मिस करने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक एग्जाम क्लियर कर लूं क्रेडिट्स मिल जाएंगे और ग्रेजुएशन इजीली हो जाएगी। क्लास का टाइम हो रहा था, इसीलिए चेनहाओ के पास मुझसे और डिटेल मांगने का टाइम नहीं बचा। बस रूम से निकलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बॉस मैं तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देता हूं। जब रूम खाली हो गया, मैंने अपनी एक्यूपंक्चर की नई बुक्स निकाली। ये सारी रेफरेंस बुक्स ही कियान ने मुझे रेकमेंड की थी, बेसिक्स से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक। कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। उसने प्रोफेसर त्यान के सारे लेक्चर वीडियोस भी मुझे फ्री में फॉरवर्ड कर दिए थे। मैं सच में इतना टच हो गया था कि आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद है जब मैंने प्रोफेसर तंग का कोर्स लिया था, कुछ चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं उनके वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन ढूंढता था, पर कहीं नहीं मिलते थे। मजबूर होकर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी ऐसी इंसल्ट की थी, तुम्हें आइडिया भी है मेरे वीडियो लेक्चर्स कितने कॉस्टली और एक्सक्लूसिव हैं? क्लास में ध्यान दोगे नहीं और फ्री में मेरा मटेरियल चाहिए। तुम खुद को समझते क्या हो? अगर पढ़ना है तो पैसे दो और खरीदो। जो चीज फ्री मिलती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, और उसने इस लूट का नाम दिया था ये तुम्हारे भले के लिए। पता नहीं मैं पहले कितना बड़ा बेवकूफ था जो उसके उस बकवास को सच मान बैठा। अब रियलाइज होता है कि प्रोफेसर तांग का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसों पर था। उसके अंदर एक टीचर वाली बेसिक डिसेंसी तक नहीं थी। किसी स्टूडेंट को डाउट क्लियर करना तो दूर की बात है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, फांग रूरो ने चेनहाओ को पकड़ लिया। चंग चुआन आया क्या आज? वो आज क्लास में नहीं दिखा। हाँ आया तो था, पर वो कह रहा है कि उसने अपना मेजर चेंज कर लिया है, अब वो पुरानी क्लासेस नहीं लेगा। चेनहाओ के चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन थी। तुम्हारी तो उससे अच्छी दोस्ती है ना? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? या फिर तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम हुई है? वरना वो अचानक से प्रोफेसर टांग की टीम क्यों छोड़ेगा और अपना मेजर भी चेंज कर लेगा? फांग रूरो ने अपने अंदर के शौक को छुपाने की कोशिश की। उसने तुमसे एग्जैक्टली क्या कहा? बस यही कि फोरम पे जो रूमर्स हैं वो सच हैं। उसने प्रोफेसर तांग की टीम परमानेंटली छोड़ दी है और अपना मेजर भी स्विच कर लिया है। चेनहाओ ने फांग रूरो की तरफ देखा और उसकी आवाज थोड़ी लो हो गई। क्या सच में तुम सबके बीच कोई पंगा हुआ है? फांग रूरो ने होठ दबाए और सिर हिलाया। नहीं, कुछ मत सोचो ऐसा। क्या तुम्हें पता है उसने नया मेजर कौन सा लिया है? मुझे कोई आइडिया नहीं। उसने डिटेल नहीं दी। चेनहाओ ने जवाब दिया, अगर तुम लोगों को इतना ही जानना है तो सीधा उससे जाकर पूछ लो, वो अपने रूम में ही है। फांग रूरो को थोड़ी राहत मिली। तो फिर प्लीज उसको नीचे भेज दो, हम डॉर्म के नीचे ही वेट कर रहे हैं। चेनहाओ ने हाँ कहा और फांग रूरो ने अपने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया। जब चेनहाओ वापस रूम में आया, भाई फांग और बाकी सीनियर्स तेरा नीचे वेट कर रही हैं, मुझे बता आखिर हुआ क्या है? वो लोग काफी गुस्से में दिख रहे हैं। पक्का तू टीम और मेजर छोड़ने की वजह से ही उनके टारगेट पे है। मैं वहां से उठा, मैं खुद जाकर उन्हें सब क्लियर कर देता हूँ। चेनहाओ ने मुझे रोक लिया। भाई पर तूने मेजर चेंज क्यों किया? तू प्रोफेसर टंग की क्लासेस में कितना सीरियस था, हमेशा टॉप स्कोर करता था। क्या ये वो पुराने चीटिंग स्कैंडल के चक्कर में कर रहा है? दिमाग मत लगा अपना और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने कैजुअली कहा, बोर हो गया था उस सब्जेक्ट से, इसीलिए चेंज कर लिया। जरूरी थोड़ी है हर चीज का कोई डीप रीजन हो। मैं सीढ़ियां उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। बॉयज हॉस्टल के ठीक बाहर फांग रूरो और लियू शाओयुन खड़े थे। उनके साथ जी बॉक्सियाओ भी था। जी बॉक्सियाओ को वहां देखकर मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरा 1% भी मन नहीं था उसके पास जाने का। जी बॉक्सियाओ का वो नाटक और ग्रीन टी वाला वाइब मुझसे
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं वैसे ही खड़ा रहा। तुम सबने मुझे बुलाया। फांग रूरो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। इतने टाइम में मैंने हमेशा उन्हें सीनियर कहकर बुलाया था। इतनी कैजुअल टोन कभी यूज नहीं की थी। सिर्फ 2 दिन की दूरी पर लगता है मेरे अंदर कुछ तो परमानेंटली चेंज हो गया था। मैंने सुना तूने टीम और अपना मेजर दोनों ड्रॉप कर दिया। ल्यूक शाओयुन अपने एग्रेसिव मोड में थी। उसने मेरे एटीट्यूड को नोटिस ही नहीं किया और आते ही मुझ पर चढ़ गई। चंगचुआन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी से पूछे टीम छोड़ दी, मेजर चेंज कर लिया। तूने हमसे एडवाइस लेने की जरूरत भी नहीं समझी। मुझे अचानक से हंसी आने लगी। मैंने बिल्कुल कामली ल्यू शाओयुन की आंखों में देखा। टीम छोड़ना मेरा डिसीजन है, मेजर चेंज करना भी मेरा डिसीजन है। मुझे इसके लिए तुम लोगों की एडवाइस क्यों चाहिए थी? क्यों लूं मैं तुमसे एडवाइस? मेरी इस बात पर ल्यू शाओयुन की बोलती बंद हो गई। मैं हमेशा एक गुलाम की तरह इनकी हर बात मानता था। मैंने तो कभी उनसे ऊंचा बोलने का सोचा भी नहीं था। यहां तक कि जब मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था तो वो भी इतने डर डर के किया था कि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। हर वक्त एक स्माइल और रिस्पेक्ट, और आज चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन और फुल एटीट्यूड। मैं उनके सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो मेरे लिए बस कोई रास्ते चलते अनजान लोग हों जो फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीनियर, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? जी बॉक्सियाओ ने अपना वही इनोसेंट और बेचारा टोन ऑन कर लिया। ये दोनों बस आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ आई हैं। उन्हें डर था कि कोई आपको गलत ट्रैक पे ना ले जाए और आपका करियर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वो आपको समझाने आई है और आप उन्हीं पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ल्यूक शाओयुन ने एक इमोशन भरी नजर से जी बॉक्सियाओ को देखा और फिर वापस मेरी तरफ गुस्से से पलट कर बोली, चंगचुआन, हम सिर्फ पुराने कनेक्शन की वजह से यहाँ तुझे एडवाइस देने आए हैं। क्या तू सच में इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करना चाहता है? तुझे क्या लगता है प्रोफेसर तांग तुझे दोबारा अपनी टीम में लेंगे? मैं हंस पड़ा। इन लोगों के पास पुराना कनेक्शन जैसी बकवास बोलने का हक कहां से आया? ल्यू शाओयुन का दिमाग गुस्से से जल रहा था। वो हमेशा खुद को सही मानती थी। वो किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती थी। बस जो उसने सोच लिया वही ठीक है। पिछली बार उसकी इस जिद ने टीम का बहुत नुकसान करवाया था, पर आखिर में उसने पूरा ब्लेम मुझ पर डाल दिया था, ये कहकर कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूं। अब टाइम आ गया था इनको ये दिखाने का कि जब मैं वाकई में किसी की नहीं सुनता तो कैसा बर्ताव करता हूं। मेरे चेहरे पर एक डार्क स्माइल आई। किसने कहा मुझे प्रोफेसर टांग की टीम में वापस जाना है? ल्यूक शाओयुन एक बार फिर फ्रीज हो गई। ये पहली बार था जब उसका एटीट्यूड मेरे सामने जीरो हो चुका था। पहले तो बस उसकी एक गुस्से वाली आवाज पर मैं डर कर सॉरी बोलने लगता था, पर आज मैं उल्टा उसे सुना रहा था और उसकी बातों पर हंस रहा था। मेरे साथ अचानक ये क्या हो गया था? उसने सोचा होगा। फांग रूरो को हालत आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगी। उसे लगा अभी यहां लड़ाई हो जाएगी। चंचुआन, प्लीज आराम से बात करो, ये कोई मजाक नहीं है। तूने 4 साल इस मेजर में दिए हैं, एक झटके में सब कैसे थ्रो अवे कर सकता है? क्या तू भूल गया तूने खुद क्या कहा था कि हम मिलकर इस फील्ड के सबसे टॉप पर पहुंचेंगे और मेडिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनर जीतेंगे? मैं कुछ नहीं भूला। मेरा फेस कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस था। मुझे अभी भी उस टॉप पर पहुंचना है और मेडिकल वर्ल्ड के बेस्ट ऑनर्स हासिल करने हैं, पर मेरा गोल मेरे नए मेजर से परफेक्टली मैच करता है। वाह, कितना बड़ा मजाक है ये। ल्यूक शाओयुन झूठी हंसी हंसने लगी। इस टाइम पर मेजर चेंज कर रहा है। प्रोफेसर तांग का ग्रुप लेफ्ट करके तुझे लगता है तू टॉप तक पहुंच पाएगा? तेरा दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। मेरा सब्र अब टूट रहा था। हाँ, मैं बच्चा ही सही। तुम लोग अब यहां से जाओ। मेरी टीम छोड़ने की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और मेरे मेजर चेंज का डिसीजन भी फाइनल है। अब कुछ चेंज नहीं होगा। इतना कहकर मैं मुड़ने ही वाला था कि जी बॉक्सियाओ ने लंबी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी सब गिव अप कर दूंगा। सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका नया मेजर कौन सा है? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने गुस्से से उसे घूरा। मैं उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जी बॉक्सियाओ किसी पराजाइट से कम नहीं था जिसकी नजर प्रोफेसर तांग और उनकी पूरी टीम पर थी। पिछली बार मैंने उसकी घटिया स्कीम्स को कितनी बार फेल किया था और इन सीनियर्स की हेल्प की थी, पर बदले में क्या मिला? जी बॉक्सियाओ ने अपनी मीठी बातों से इन्हें ब्रेन वॉश कर लिया, मुझे विलन बना दिया। उन्होंने मुझे गालियां दी और अल्टीमेटली टीम से किक आउट कर दिया। इस बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं जी बॉक्सियाओ को रोकने वाले कीचड़ में नहीं गिरूंगा। उसे इन प्यारी सीनियर्स के साथ खेलने दो। उनको आपस में फेक फैमिली खेलने दो। मेरे इग्नोर करने से जी बॉक्सियाओ की ईगो हर्ट हुई। उसने अपना वही रोते हुए बेचारे वाला चेहरा बनाया और ल्यूक शाओयुन को देखा। ल्यूक शाओयुन उसके इस नाटक को देखकर वैसे ही पिघल गई। वो आगे आई और उसने डायरेक्टली मेरे कोलार पर हाथ डाल दिया। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो तुझसे आराम से पूछ रहा है। अगर दिमाग खराब है तो जा इलाज करवा।
छोड़ इसे। मेरी आंखों में उस वक्त ऐसी ठंडक और गुस्सा था कि सामने वाला डर जाए। मैं ल्यूक शाओयुन को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो। वो शॉक्ड रह गई। उसने मेरी ऐसी डार्क और डेंजरस लुक पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसको ऊपर से नीचे तक डिसरिस्पेक्ट की नजर से देख रहा था। जब उसे समझ आया कि मैं उसे सीरियसली एक कचरा समझ रहा हूं तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चंग चुआन, तूने मुझे फोर्स किया है। अगर अब के बाद मैंने तेरे बारे में सोचा तो मेरा नाम बदल देना। चल बॉक्सियाओ, हम चलते हैं। वो जी बॉक्सियाओ का तुमने सच में सोच लिया है? तुम्हें सच में टीम छोड़नी है? मैंने आंखें घुमाई। मेरा पेशेंस पहले ही खत्म हो चुका था। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। चेंग चुआन और फांग रूरो अभी भी हार नहीं मानना चाहते थे। सीनियर गु और प्रोफेसर तांग को ब्लेम मत करो। वो नहीं चाहते थे कि तुम जाओ। अगर तुम अभी भी अपना प्लान चेंज कर लो तो देर नहीं हुई है। हम टीम में तुम्हारा वेलकम करेंगे। मैंने स्मर की। नो नीड, मेरा दिमाग खराब नहीं है। एक बार धोखा खाकर मर चुका हूं, अब वापस क्यों जाऊं? दौड़ में लौटकर मैंने बिना किसी टेंशन के अपनी बुक पढ़ना कंटिन्यू रखा। मेरा रूममेट चेनहाओ थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने अभी तुम्हारी बुक्स देखी, सब एक्यूपंक्चर के बारे में है। तुम्हारा नया मेजर कहीं सच में एक्यूपंक्चर तो नहीं है? मैंने अपना सिर भी नहीं उठाया। चेनहाओ से रहा नहीं गया। भले ही हम बहुत क्लोज नहीं थे, लेकिन हमने 4 साल एक ही डॉर्म शेयर किया था और वो मुझे अपना दोस्त मानता था। चेंग चुआन, एक्यूपंक्चर हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे अनपॉपुलर मेजर है। तुम सबसे हॉट मेजर से सीधे सबसे अनपॉपुलर मेजर में जंप कर रहे हो। क्या ये गैप बहुत बड़ा नहीं है? तुमने सच में सोच लिया है? बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे? ये पूरी लाइफ का सवाल है, कोई मजाक नहीं। तुम इम्पल्स में आकर डिसीजन मत लो। मुझे पता था कि वो दिल से मेरी केयर करता है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा और एक्सप्लेन किया। मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। अगर मैं अभी एक्यूपंक्चर पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पुराना मेजर छोड़ दूंगा। मैं बस प्रोफेसर तांग की टीम से बाहर आ रहा हूं। प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मुझे प्रैक्टिस के लिए एक जगह चाहिए और एक गाइड भी। प्रोफेसर त्यान ने इस वक्त मुझे एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। चेन हाओ को कुछ समझ आने लगा था तो वो प्रोफेसर तांग बाकी बातें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। इन शॉर्ट, मैं इस डिसीजन को लेकर सीरियस हूँ, ये कोई मजाक नहीं है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं एक्यूपंक्चर में अच्छा करूंगा। मैंने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। चन्हाओ के अंदर गॉसिप जानने की चुल मची हुई थी, लेकिन उसे और सवाल पूछने में ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो अपने ही दिमाग में तेरीज बनाने लगा। हाँ, सही कहा, फोरम पर आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है। टाइम मिले तो जाकर देखना। सीनियर गु और सीनियर मू के बीच शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत से लोग तमाशा देखने का वेट कर रहे हैं। मैंने अपना फोन उठाते हुए कहा, मुझे पता है, थैंक्स। चेन हाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझसे क्या फॉर्मेलिटी करना। वैसे अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो क्या अगले महीने होने वाले मेडिकल इनोवेशन कंपटीशन में मुझे? पिछली लाइफ में मैं प्रोफेसर तांग की टीम में ही था। उस वक्त गु बायुए ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन का रूल था कि टीम में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। वो इनोवेशन प्लान मेरा था, पूरी प्लानिंग मेरी थी, यहां तक कि फाइनल रिसर्च पेपर भी मैंने ही लिखा था। लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम कहीं नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गु बायुए ने कहा था कि मैंने पहले ही बहुत से कंपटीशन जीते हैं और जी बॉक्सियाओ का रिज्यूमे मेरे कंपैरिजन में बहुत वीक है। हम एक टीम है, हमारे बीच कोई स्ट्रांग या वीक नहीं होना चाहिए। सबको एक ही लेवल पर लाने के लिए इस बार पार्टिसिपेंट के तौर पर जी बॉक्सियाओ का नाम जाएगा। आफ्टर ऑल, इस पूरे इनोवेशन प्रोसेस में जी बॉक्सियाओ ने भी हिस्सा लिया है। उस वक्त गु बायुए की उस भोली और प्यार भरी आंखों को देखकर मैं मानो हिप्नोटाइज हो गया था और मैंने हाँ कह दिया। बाद में उस कंपटीशन में हमें स्पेशल प्राइज मिला और 1 लाख का इंडिविजुअल बोनस भी। लेकिन जी बॉक्सियाओ ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। सिर्फ बोनस ही नहीं, पूरी टीम ने मेरे इनोवेशन का क्रेडिट ले लिया और बड़ी बेशर्मी से ट्रॉफी एक्सेप्ट कर ली। स्टेज से नीचे आने के बाद किसी ने मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा, जैसे कि ये सब करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुझे उनके लिए ये करना ही था। मैंने एक गहरी सांस ली। इनोवेशन प्लान सोच लिया है क्या? दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ सजेशंस दे दूंगा। मुझे याद है पिछली लाइफ में प्रोफेसर टियान की टीम ने इनोवेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि चेनहाओ की टीम को फर्स्ट प्राइज मिला था। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ का इनोवेशन प्लान चेनहाओ को दे दूं और उसे थोड़ा गाइड कर दूं तो क्या ये स्पेशल प्राइज गु बायुए और उसकी टीम के हाथों से नहीं छीन जाएगा? एक बार ये आइडिया दिमाग में आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। चेनहाओ ने तो बस यूं ही कैजुअली पूछ लिया था, उसे लगा नहीं था कि मैं हाँ कह दूंगा। आखिर उसके गाइड और प्रोफेसर तंग के लेवल में बहुत डिफरेंस था। जब क्लासेस चुनी जा रही थी तो उसने भी प्रोफेसर तंग की क्लास लेने का ट्राई किया था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, वो कभी उनकी क्लास नहीं ले पाए। और अब प्रोफेसर तंग के एक स्टूडेंट से गाइडेंस मिलना उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। वो अपना लैपटॉप
लैपटॉप मेरे पास ले आया। ये देखो, ये हमारा इनोवेशन प्लान है, बस आगे इसे कैसे लिखना है ये हमें समझ नहीं आ रहा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि चेनहाओ और उसकी टीम का इनोवेशन कंटेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपनी पिछली लाइफ में प्रपोज किया था। ये तुम्हारी पूरी टीम का आइडिया है या सिर्फ तुम्हारा पर्सनल प्रपोजल? मैंने पूछा। पूरी टीम ने मिलकर सोचा है। चेनहाओ ने 2 और डॉक्यूमेंट्स ओपन किए। एक्चुअली हमने एक साथ 3 प्लान सोचे थे और हमें यही वाला सबसे बेस्ट लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस पर आगे काम कैसे करें। ओ तो ये बात है, अब मुझे समझ आया कि पिछली लाइफ में चेनहाओ की टीम ने इस प्लान को कंपटीशन में क्यों नहीं चूज किया था। मैंने माउस लिया, कुछ जगहों पे क्लिक किया और टाइप करना शुरू कर दिया। हालांकि सालों बीत चुके थे, लेकिन पिछली लाइफ का वो प्लान मुझे आज भी वर्ड टू वर्ड याद था। बहुत ही जल्दी मैंने अपनी मेमोरी से उस इनोवेशन प्लान की आगे की सारी प्लानिंग लिख डाली। ये देखो, मैंने इसे ऐसे प्लान किया है, क्या तुम्हें इसे एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? मैं सच में चाहता था कि चेनहाओ जाकर गू बाइयुए की टीम को हरा दे, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया। उस प्लान को देखते ही चेनहाओ खुशी से पागल हो गया। ऐसा लगा जैसे वो अभी उछलकर मुझे चूम लेगा। डैम चेंगचुआन, तुम मुझे कितना अच्छे से समझते हो। हमारी टीम के सीनियर्स कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग बस यहीं आके अटक रही है, क्योंकि हमारी टीम में कोई प्रोफेशनल साइटोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है। अगर हमें इस इनोवेशन को सच में इंप्लीमेंट करना है तो फाइनल प्रोडक्ट बनाते वक्त हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसे साइटोलॉजी की नॉलेज हो, जो हमें प्रोफेशनल डेटा दे सके। पर तुम्हें तो पता है सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारी हेल्प कौन करेगा? यहां आकर चेनहाओ अचानक रुक गया। चेंगचुआन, क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? अगर तुम कर भी रहे हो तो भी हमारा इनोवेशन तुम्हारे प्लान से क्लैश नहीं करेगा। मैं मुस्कुराया। अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो बिना डरे मेरे प्लान को यूज करो, और अगर बाद में रिसर्च पेपर के लिए तुम्हें और प्रोफेशनल डेटा की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझसे मांग लेना। मैं पक्का तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। इस बात पर चेनहाओ को पूरा भरोसा था। 4 साल मेरे साथ रहने के बाद और कुछ नहीं तो उसे मेरी कैरेक्टर पर पूरा ट्रस्ट था। कम से कम उसे इतना पता था कि मैं झूठ नहीं बोलता और जो प्रॉमिस करता हूं वो निभाता हूं, खासकर मेरी उन सीनियर्स के लिए जिनके लिए मैं अपना दिल चीर कर रख देता था। पर अफसोस, अब सब खत्म हो चुका था। जरूर ये उस नए जी बॉक्सियाओ का ही कोई खेल होगा। चेंगचुआन इतना मासूम है, वो उस मैनिपुलेटिव इंसान का मुकाबला कैसे कर सकता है? चेनहाओ को मेरे लिए बुरा लग रहा था। चेंगचुआन, आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधा मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से उसे मजा चखाऊंगा। और हाँ, फोरम पर जो भी बातें हो रही हैं उन्हें दिल पर मत लेना। मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो। अगर तुमने कहा है कि उसने कॉपी किया होगा, प्रूफ ना हो, तब भी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक इस टॉपिक को छेड़ देगा। मुझे हंसी भी आई और रोना भी। थैंक्स, पर जो हो गया सो हो गया। अब इस बारे में बात नहीं करते, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी। चेनहाओ मेरे लिखे प्लान को परफेक्ट करने में लग गया और अपनी टीम से डिस्कस करने चला गया। मेरा ध्यान फोरम वाली बात पर गया। साइट ओपन करने पर समझ आया कि वहां कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं मेन पोस्ट तक पहुंच गया। ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट था कि मैंने प्रोफेसर टियान की टीम ज्वाइन कर ली है। मुझे दिन में मू वांचिंग का पूछा गया सवाल याद आ गया। ऐसा लगता है कि इस पोस्ट के पीछे मू वांचिंग का ही हाथ है। मैंने केयरलेसली फॉलो पर क्लिक किया और स्क्रॉल करने लगा। इस पोस्ट को देखने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैं पागल हो गया। इतने हॉट मेजर को छोड़ दिया, प्रोफेसर तांग की टीम से बाहर हो गया और अब एक सुपर अनपॉपुलर मेजर में जा रहा है। इसका तो दिमाग ही खराब है। कुछ लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं एक बैडएस हूं जो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। बाकी लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि मैंने प्रोफेसर तांग की टीम क्यों छोड़ी। कॉपी करने वाला इशू फिर से उछल रहा था, लेकिन इससे कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी ही सबका ध्यान एक नई ऑफिशियल नोटिस ने खींच लिया। ये नोटिस प्रोफेसर तांग के नाम से इश्यू हुआ था। उसमें लिखा था, रिक्वायरमेंट टेस्ट पास करने के बाद नए रिसर्च प्रोजेक्ट के मेंबर्स कुछ इस तरह हैं, और जाहिर है उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मुझे हंसी आ गई। प्रोफेसर तांग दरअसल जी बॉक्सियाओ की इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई उस पर कॉपी करने का लेबल ना लगा दे। साथ ही ये मेरी एग्जिट को भी जस्टिफाई कर रहा था। नया रिक्रूटमेंट टेस्ट फेल कर दिया। इस तरह मेरी एग्जिट का प्रोफेसर टंग और बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उन्होंने लोगों की गॉसिप को तो रोका ही, साथ ही जी बॉक्सियाओ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे दिया ताकि वो मुझे पूरी तरह से दबा सके। मैं सोचने लगा, जब तक कॉपी करने का प्रूफ नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे एविडेंस मिल गया और मैंने जी बॉक्सियाओ का सच सबके सामने खोल दिया, तो क्या प्रोफेसर तंग का ये नोटिस उनके लिए एक शर्मिंदगी का कारण नहीं बन जाएगा? मैं अचानक उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मैंने आगे स्क्रॉल किया। नोटिस के नीचे सबसे हाईलाइटेड कमेंट गू बाइयुए का था। उसने लिखा था,
वेलकम टू आवर फैमिली जूनियर। तुम्हारे आने से हमारी बोरिंग रिसर्च टीम में मानो धूप खिल गई है। तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार है। उसके ठीक नीचे शन्यांजा का कमेंट था, हमेशा की तरह मक्खन लगाने वाला और चापलूसी से भरा हुआ। मैंने उसे एक नजर देखा और जोर से हंस पड़ा। कभी मैं इतनी बेवकूफी से सोचता था कि शन्यांजा वो मीठी मीठी बातें सिर्फ मुझसे ही कहती। मुझे लगता था कि उसकी सारी तारीफें सिर्फ मेरे लिए एक्सक्लूसिव हैं, जब तक कि पूरी टीम ने मुझे बेदखल नहीं कर दिया। तब जाकर मैंने शन्यांजा के शब्दों का असली जहरीलापन देखा। जेल में बिताए उन दिनों में जब भी मैं उस बारे में सोचता था, मुझे समझ नहीं आता था कि जो इंसान आपके मुंह पर दुनिया की सबसे मीठी बातें कर सकता है, वो पीठ पीछे दुनिया की सबसे घटिया और नफरत भरी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है। पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन रीबर्थ के बाद अब मुझे सब समझ आ गया है। ये सब सिर्फ वैल्यू का खेल है। शन्यांजा की नजरों में सिर्फ वैल्यू नाम के दो शब्द ही मायने रखते हैं। वो एक टिपिकल मतलबी इंसान है। मैं उस पेज पर ज्यादा देर नहीं रुका, बस एक सरसरी नजर डाली ये देखने के लिए कि वो पांचों सीनियर्स वही हैं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि वो जी बॉक्सियाओ के साथ हैप्पी फैमिली वाला नाटक कैसे खेलते हैं। मैंने उसे एडिट करके शेयर किया और कैप्शन में लिखा, हाँ, मैंने प्रोफेसर टियान की टीम ज्वाइन कर ली है। अपना मेजर चेंज करना एक रिस्क है, लेकिन प्रोफेसर टियान ने मुझे एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूंगा। सीनियर मू वांकिंग और सीनियर हे कियांग का बहुत थैंक्स। आप लोगों की वजह से मुझे अपने नए माजर पर फोकस करने का कॉन्फिडेंस मिला। ग्रेटफुल। मेरे लिए मेजर चेंज करना मेरी पिछली लाइफ की उस खौफनाक डेस्टिनी को बदलने का पहला स्टेप था, लेकिन दूसरों की नजरों में मैं किसी घर से निकाले गए आवारा कुत्ते की तरह था। उनके हिसाब से प्रोफेसर तियान की टीम बस एक टूटा फूटा शेल्टर था, और उसके लिए मेरा यूं पब्लिकली पोस्ट करके थैंक्स बोलना एक मजाक था। तमाशा देखने वालों को लग रहा था कि मैं बस अपनी इज्जत बचाने के लिए एक घटिया सा बहाना ढूंढ रहा हूं। मेरी इस पोस्ट पर सिवाय ताने और मजाक के और कुछ नहीं आया। मैं उस पेज से बाहर निकलता उससे पहले ही किसी ने नीचे मजाक उड़ाते हुए कमेंट कर दिया, लगता है डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट अब बदलने वाला है। तालियां। सबसे ऐसे कोल्डली बिहेव करता था, खुद को पता नहीं क्या समझता। अब निकाल दिया गया ना, यही डिजर्व करता था। जूनियर जी के कंपैरिजन में तू कहीं स्टैंड नहीं करता। ओ माय गॉड, तूने इतने सालों से मेरी गॉडेस कू को मैनिपुलेट कर रखा था। आखिरकार उसकी आंखें खुल ही गईं। तुझे तो बहुत पहले ही दफा कर देना चाहिए था। मेरी उंगलियां रुक गईं। मेरी नजरें मैनिपुलेट वर्ड पर कुछ सेकंड्स के लिए ठहर गईं। पिछली लाइफ में गू बायुए और बाकी सब भी तो मैनिपुलेट ही हुए थे ना। जब सच उनके सामने रखा गया था तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उल्टा मुझे ही घटिया सोच वाला कहा कि मैं जी बॉक्सियाओ को फंसाना चाहता हूं। अब जब मैं उस गंदगी से दूर हूं तो मैं भी देखना चाहता हूं कि वो सब मिलकर किस लेवल तक पहुंचते हैं। वो जी बॉक्सियाओ जिसे वो जानबूझकर बचा रहे हैं, वो उन्हें कैसा ना भूलने वाला एक्सपीरियंस देगा। यहां मेरे पोस्ट पर गालियों और तानों की बारिश हो रही थी, जबकि जी बॉक्सियाओ की साइड का नजारा एकदम शानदार। प्रोफेसर तांग का नोटिस और उन सीनियर्स का सपोर्ट, उसके कमेंट सेक्शन में हर तरफ सिर्फ बधाइयां और तारीफें ही भरी पड़ी थी। अगर कोई एक आध नेगेटिव कमेंट आता भी था तो वो कॉम्प्लीमेंट्स के सैलाब में कहीं डूब जाता था। मुझे गाली देने वालों का तो वहां कोई सवाल ही नहीं था। जी बॉक्सियाओ बहुत अच्छे मूड में था और उसने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा। बस बात ये थी कि मैंने वो मैसेज बहुत देर से देखा। पिछली रात फोरम बंद करने के बाद मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन किया और बुक्स पढ़ने बैठ गया था। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अभी जाकर हे कियांग से पूछ लूंगा। जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए अपना फोन उठाया, मेरी नजर उस डीएम पर पड़ी। ओपन किया तो वो जी बॉक्सियाओ का मैसेज था, सीनियर इंटरनेट की बातों को दिल पर मत लेना। मुझे आपकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। भले ही आपने मेजर चेंज कर लिया हो, आप उसमें भी टॉप करेंगे। ऑल द बेस्ट। है अभी भी वही फेक एक्टिंग, अगर शो ऑफ करना ही है तो कर ले। इतना फेक बनने की क्या जरूरत है। मैंने कुछ सेकंड सोचा और बस एक लेटर में रिप्लाई कर दिया। मैं जी बॉक्सियाओ को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता था, वरना उसके कॉपी करने वाले इश्यू का सच कैसे बाहर लाता। जी बॉक्सियाओ जितना ज्यादा उछलेगा, मुझे उसकी गलतियां पकड़ने का उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। मैंने अपना बैग उठाया और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हे कियांग भी इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। मिलते ही हे कियांग ने मेरे हाथ में फुल शुगर वाली मिल्क टी की एक बड़ी सी कप थमा दी। जल्दी पी लो और इसे पीने के बाद अब और उदास मत होना। मैं उदास क्यों होऊंगा? मैंने कंफ्यूज होकर अपनी आंखें झपकाईं। मेरा एक्सप्रेशन इतना सीरियस था कि हे कियांग को हंसी आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से मेरे सिर पर हल्का सा मारा। ये पहली बार था जब किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी कोल्ड है। मैं वैसे भी ज्यादा हंसता नहीं हूं। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे ब्राइट भी कहा है, लेकिन गू बायुए और बाकी सब मुझे हमेशा यही कहते थे कि मैं बहुत ओबीडियंट हूं। शायद उनकी नजरों में आज्ञाकारी होना ही मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी थी और यही वजह थी कि वो मुझे अपने आसपास रखते थे। हे कियांग मुझे खींचकर एक सीट पर ले गया।
अगर दिल में कोई भी बात है तो मुझे बताओ, लेकिन बस आज के लिए। इसके बाद इंटरनेट की उन बेकार बातों को लेकर उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं सच में उदास नहीं हूं। अंदर से मैं बहुत ओवरवेल्म हो रहा था। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। मुझे पता है कि सब मेरा तमाशा देखने का वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है कि मेरा डिसीजन कभी मजाक नहीं बनेगा। सीनियर, मेरे पास उदास होने का टाइम ही नहीं है। हे क्यांग ने इम्प्रेस होकर मेरी तरफ देखा। 2 साल पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी में अपना तालन दिखाना शुरू किया था, तभी से उनकी नजर मुझ पर थी। प्रोफेसर त्यान ने पर्सनली मेरे एग्जाम पेपर्स और पब्लिश हुए रिसर्च पेपर्स चेक किए थे। उस वक्त प्रोफेसर त्यान ने कहा था, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रोफेसर टांग के हाथ लग गया, ये तो तालन की बर्बादी है। इसीलिए उस दिन हॉस्पिटल में मुझे देखते ही, इसीलिए उस दिन हॉस्पिटल बिना एक भी पल सोचे मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पूरी तरह से सरप्राइज भी नहीं था। आखिरकार जब यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर कॉपी करने वाला इशू सामने आया था, तभी प्रोफेसर त्यान ने उसे मुझ पर नजर रखने को कहा था। उस वक्त ही क्यांग को भी डाउट था कि आखिर असल में कॉपी किसने किया है। बाद में जब मैं उससे मिला और इन 2 दिनों में फोरम पर हो रही बातों को देखा, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि कॉपी वाली बात 100% सच है। बस प्रोफेसर तांग ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इस मामले को चुपचाप दबा दिया और उल्टा उस इंसान को ब्लेम कर दिया जिसने सच बोला था, यानी मुझे। कोई भी सोच सकता है कि मैंने इस पूरे मामले में कितना कुछ सहा है। हे क्यांग ने दुखी मन से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम सही कह रहे हो, उदास होना कमजोरी की निशानी है। हमें तो बस फैक्ट्स के साथ उन लोगों का मुंह बंद करना है। चलो चलो, कहां फंस रहे हो, ये सीनियर तुम्हें सिखाएगा। हे क्यांग एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था और उसकी टीचिंग भी वैसी ही थी, क्लीन टू द पॉइंट और बिना कुछ छुपाए। यहां तक कि वो अपने कॉलेज के पुराने नोट्स भी मेरे लिए लेकर आया था। उस मुड़े हुए पन्नों वाली नोटबुक को अपने हाथ में पकड़कर मैं ऑलमोस्ट रोने वाला था। मुझे लगा था कि रीबर्थ के बाद मेरे अंदर के सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं और मैं हर इंसान और सिचुएशन को शांति से फेस कर सकता हूं। आखिर इतनी तकलीफें सहने और लोगों के असली चेहरे देखने के बाद मेरा छलनी हो चुका दिल पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। पर ऐसा नहीं था, मैं आज भी किसी की काइंडनेस देखकर इमोशनल हो सकता था। आज भी इस दुनिया की अच्छाई पर बिलीव कर सकता था। ये वो चीज थी जिसे पाने के लिए मैं अपनी पिछली लाइफ में हमेशा तरसता रहा। मैं एक अनाथ हूं। जब मैं 5 या 6 साल का था, तभी मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे छोड़ गए थे। मैं गांव में यहां वहां भटकता रहता था। किसी ने थोड़ा खाना दे दिया तो खा लिया, बस ऐसे ही बड़ा हुआ। कोई मुझे पसंद नहीं करता था। सबको लगता था कि मैं उन पर एक बोझ हूं और वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी गांव छोड़कर चला जाऊं। मेरी पढ़ाई का खर्च गांव वालों ने उठाया था, इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पढ़ाई में कोई लापरवाही करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं वो लोग मुझसे और ज्यादा नफरत न करने लगे, इसलिए मैं बस पागलों की तरह पढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। गु बायुए और बाकी सीनियर से मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूं, इसलिए मैं उस बॉन्ड को बहुत संभाल कर रखता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं उनके लेवल का ना बन पाऊं, इसलिए मैं हमेशा उनके साथ चलने की पूरी कोशिश करता था। मैंने उन्हें हमेशा खुश रखने का ट्राई किया। जो वो कहते थे मैं बिना सवाल किए करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं उनकी सारी बातें मानूंगा तो क्या वो भी मुझे पसंद करेंगे, क्या वो भी मुझे अपनी फैमिली मानेंगे, क्योंकि मैंने सच में उन्हें अपनी बहनों की तरह माना था। मुझे सच में एक फैमिली चाहिए थी। लेकिन कभी कभी सच्चे दिल के बदले आपको सच्चा दिल नहीं मिलता। मैंने उस नोटबुक के मुड़े हुए पन्नों पर धीरे से हाथ फेरा और पलके झपकाते हुए कहा, सीनियर, अगर आपने अपनी सारी नॉलेज फिर तो प्रोफेसर मुझे आपसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे ना, तो फिर जल्दी से मुझसे आगे निकल जाओ। जल्दी से प्रोफेसर का सारा प्यार छीन लो ताकि मेरा प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाए। हाँ हाँ, हे क्यांग ने हंसते हुए मेरे सिर पर थपकी दी। स्टूपिड बॉय, हम एक टीम है ना, तुम जितने बेहतरीन बनोगे मेरी टेंशन उतनी ही कम होगी। ये तो अच्छी बात है। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं मैं तुम्हें ठीक से सिखा ना पाऊं और तुम्हारा नुकसान हो जाए। नहीं, मेरी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। सच में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई मेरी उन सीनियर्स जैसा मतलबी नहीं है। पिछली लाइफ में जब ल्यूक शायुन ने मेरी मेजर क्लासेस में मदद की थी, तब उसने बस मुझे कुछ नोट्स बने हुए थे। उन बुक्स में बस कुछ नोट्स बने हुए थे। मैं इतना इमोशनल हो गया था कि बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। बाद में दिन रात एक करके उसके लिए डेटा सर्च किया, ऐसी क्लासेस अटेंड की जो मेरे प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा ही नहीं थी। पूरी की पूरी नोटबुक्स भर दी और उसके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प की। आज सोचता हूं तो लगता है यू शायुन ने ओरिजिनल नोट्स देने के बजाय मुझे बस कॉपी करके दी थी। और पिछले कुछ सालों में उसने बार बार मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी हर अचीवमेंट उसकी हेल्प का नतीजा है। मुझे थैंकफुल होना चाहिए। पर सच तो यह है कि उसकी उस छोटी सी हेल्प को मैं कई गुना पहले ही चुका चुका हूं। मैं उनका कोई उधार नहीं रखता। लाइब्रेरी से बाहर आकर मैंने सोचा कि क्यांग को लंच पर ट्रीट देता हूं, पर हे क्यांग ने हाथ हिलाते हुए मना कर दिया। अपने पैसे खुद पर खर्च करो भाई, मैं घर पर खा लूंगा। अभी मेरी क्लासेस कम है, कुछ भी समझ ना आए तो बिना सोचे पूछ लेना।
टाइम ना हो तो मैसेज कर देना। अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो सीधा वांकिंग के पास जाना। प्रोफेशनल लेवल पर उसकी नॉलेज मुझसे बेहतर है, उसके कोल्ड एक्सप्रेशन पर मत जाना। असल में उसके साथ वक्त बिताना काफी आसान है, टाइम के साथ समझ जाओगे। मैंने किसी छोटे पपी की तरह मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। तुम इतने ओबीडियंट क्यों हो? ऐसे ही लोग इजीली बुली होते हैं, समझ आया। हे क्यांग ने एक बार फिर मेरे सर पर हल्का सा ताप किया। थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड रखा करो, वैसा लुक ज्यादा कूल लगता है। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ठीक है सीनियर, मैं वैसा ही करूंगा। हे क्यांग ने एक बार फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैं सच में जा रहा हूं, तुम भी जल्दी जाकर खाना खा लो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। सीनियर, क्या हमारी टीम का मेडिकल इनोवेशन कंपटीशन में हिस्सा लेने का प्लान है? पहले टीम में सिर्फ आप और वांकिंग थे, एलिजिबिलिटी नहीं थी, पर अब एक मेंबर और जुड़ गया है। ही क्यांग मुस्कुराया। कोई आइडिया है तो शेयर करो, मैं और वांकिंग पूरी हेल्प करेंगे। मैंने सिर हिलाया। मैं पार्टिसिपेट तो करना चाहता हूं, पर अभी तक कोई सॉलिड इनोवेशन आइडिया नहीं है मेरे पास। थोड़ा सोचने दो मुझे। ही क्यांग ने अपना फोन निकाला। सोचने की जरूरत नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइडियाज वाला पार्ट वांचिंग पर छोड़ दो, उसके पास बहुत प्लान्स होते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उसने फोन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर दी। उस ग्रुप में मू वांकिंग के अलावा एक और मेंबर था, प्रोफेसर टियान। ग्रुप बनाते ही उसने कंपटीशन में रजिस्टर करने का मैसेज ड्रॉप कर दिया। मैं उसकी इस क्विक एक्शन और स्पीड से शॉक्ड था और साथ ही अंदर से बहुत खुश भी। मैंने बस कैजुअली कंपटीशन के बारे में पूछा था और ही क्यांग ने बिना एक सवाल किए मुझे रजिस्टर कर दिया। रिजल्ट चाहे जो भी हो, उसकी ये सपोर्ट ही मुझे इमोशनल करने के लिए काफी थी। थैंक यू सीनियर, मैं सीरियसली इस पर सोचूंगा और अपनी टीम की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगा। ही क्यांग मुस्कुराया। ठीक है, मैं और वांकिंग वेट कर रहे हैं कि तुम आकर हमारा लेवल अप करो। इतना कहकर वो चला गया, पर मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मुझे पता था ही क्यांग सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने अभी अभी प्रोफेशनल लाइन स्विच की है, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं उन्हें कैसे लीड कर सकता हूं? हे क्यांग ने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया, यही बहुत था। वो अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहा था। ही क्यांग के इस वार्म बिहेवियर जैसा मैंने पिछले कुछ सालों में उन 5 सीनियर लड़कियों से कभी फील नहीं किया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं प्रोफेसर तंग की टीम से दूर हो गया और इस सबसे नेग्लेक्टेड अकपचमर मेजर को चूज किया। मैं मुड़कर कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। तभी उस नए ग्रुप में मैसेज की टोन बजी। मू वांचिंग का टेक्स्ट था, किसका आइडिया है? मैंने रिप्लाई किया, मेरा, मैं कंपटीशन ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है ना, कोई डायरेक्शन या आइडिया है क्या? मू वांचिंग का सेकंड्स में रिप्लाई आया, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने ध्यान से देखा और अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश हुई। ये उस पिछली लाइफ की बात थी जब टीसीएम रिसर्च फील्ड में आगे चलकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। एक कंसल्टेशन के दौरान अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया था, जिसका करंट टीम के पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना पॉसिबल लग रहा था। यही वजह थी कि जब हे क्यांग ने पूछा तो मैंने खुलकर नहीं बताया। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपने आइडिया को ग्रुप में सेंड कर दिया, क्लिनिकल सर्जरी में अकपचन का डायरेक्ट एप्लीकेशन। ग्रुप में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब मैं सोच रहा था कि कुछ और मैसेज करूं, तभी किसी ने मेरे शोल्डर पर धक्का मारा और मेरे हाथ से फोन छीन लिया। इतना सीरियसली क्या देख रहे हो? फांग रूरो ने झुककर मेरे फोन की स्क्रीन देखने की कोशिश की। मैंने झटके से अपना फोन वापस खींच लिया। कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कैफेटेरिया है, ऑब्वियसली मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। चलो एक साथ खाते हैं। सीनियर्स ने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। मेरे कदम वहीं रुक गए। तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? जूनियर जी ने तुम्हें इस तरफ आते हुए देखा और ग्रुप में मैसेज कर दिया। उसने कहा कि कल रात तुमने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसे डर था कि इंटरनेट की फेक न्यूज का तुम पर असर हुआ है, इसलिए उसने हमें आकर तुम्हें कंफर्ट करने को कहा। मेरे होठों पर एक कोल्ड स्मर्क आ गया। अगर वो फोरम के प्राइवेट मैसेजेस की बात कर रही थी तो मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका था। मुझे उसकी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम लोगों का हाथ झटक दी। मेरा उसके साथ जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। फांग रूलो को गुस्सा आने लगा। तुम्हें पता है सब कितने परेशान हैं? सुबह से प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। क्या तुम ये सब हमारे सर पर डालना चाहते हो? क्या हम तुम्हारे एनिमीज बन गए हैं? मैंने फांग रूरो की तरफ कोल्ड लुक से देखा। सीनियर, हम इतने लंबे टाइम से एक साथ हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूं? मेरी बात सुनकर फांग रूरो चौंक गई। क्या पुराना वाला चंचुआन वापस आ गया है? वही इनोसेंट और पढ़ाई करने वाला जूनियर? हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, याद है ना? मैंने उसे इग्नोर करते हुए कहा, ओ तो ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था सीनियर मुझे इतने अच्छे से समझती है। फांग रूओ ने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूं, इसलिए तो तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया है। जल्दी चलो, सीनियर गू वेट कर रही होंगी। मैंने एक एक्स्ट्रा नूडल्स का बोल ऑर्डर किया है, खाओगे या नहीं? अचानक आई इस आवाज ने फांग रूरो को चौंका दिया। मू वांचिंग नीचे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, खाऊंगा। फांग रूरो ने गुस्से में मू वांचिंग को साइड हटने का इशारा किया। तुम्हारा क्या मतलब है? जूनियर को खाना ऑफर कर रहे हो? तुम बहरे हो क्या? मू वांचिंग का फेस कंप्लीटली ब्लैंक और टॉन्टिंग था। फांग रूरो वहां खड़ी देखती रही जब मैंने उस पॉक रिब नूडल्स का बड़ा बोल उठाया और मजे से खाना शुरू कर दिया। उसे पूरी तरह
से इग्नोर करते हुए। उसे क्लियरली दिख रहा था कि मुझे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सैड होना तो दूर की बात है, क्या इंटरनेट के उन कमेंट्स से मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था? क्या मैंने सच में प्रोफेसर टियान को ज्वाइन करने का सॉलिड डिसीजन ले लिया था? फांग रूरू आगे बढ़कर पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब क्यों बदल गया? क्या मैं पहले की तरह खुशी से उन्हें सीनियर बुलाकर आगे पीछे नहीं घूम सकता था? ये डिस्टेंस और ये कोल्डनेस क्यों? फांग रूरू का गुस्सा बढ़ने लगा, पर उसके आगे बढ़ते ही मू वांचिंग ने उसे रोक लिया। रिस्पेक्ट का मतलब जानती हो? उसने रूडली पूछा। मैं एडवाइस दूंगा कि हमारे और चेंगचुआन के मैटर्स में इंटरफेयर न करो। हमारी और उसकी बॉन्ड ऐसी नहीं है जिससे तुम कंपेयर कर सको। रास्ता छोड़ो। मू वांकिंग ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। वो मेरा ऑफर किया हुआ खाना खा रहा है तो उसे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर तुम्हें उससे काम है तो पहले लाइन में लगो। फांग रूरो गुस्से से कांपने लगी। लग रहा था जैसे उसकी सांस अटक गई हो। ये कैसा नॉनसेंसिकल लॉजिक था, पर उसे पता था कि आज वो मुझे यहां से नहीं ले जा सकती। मैं अब वो पुराना जूनियर नहीं था जो एक आवाज पर भागा चला आए। मू वांकिंग मेरे ऑपोजिट बैठ गया। उसने डायरेक्टली मेन टॉपिक पर बात शुरू कर दी। मेरी आंखों में एक चमक आई। तो इसका मतलब आप अग्री करते हैं? मू वांचिंग ने अपनी पलकें उठाई। टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। अगर इन 10 दिनों में इनोवेशन प्लान रेडी नहीं हुआ तो हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, समझे? मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया। अंडरस्टूड, मैं प्लान कंप्लीट कर लूंगा, बाकी आगे की जिम्मेदारी सीनियर मू की। मैं इतना खुश था कि खाते खाते स्पीड बढ़ गई और लगभग धंस गया। मैं तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा, इतनी जल्दी खाने की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी वापस जाकर प्लान लिखना शुरू करना है। मैंने जवाब दिया, सीनियर अभी के लिए थैंक यू, मैं थोड़ी देर में पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे तो अगर मू वांकिंग नहीं भी आता तो भी मैं फांग रूरो के साथ नहीं जाता, पर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता। मू वांकिंग के आने से सेने सॉर्ट हो गया था। मैंने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गया। मेरे इस सडन बिहेवियर से मू वांकिंग ने गुस्से में अपने चॉपस्टिक्स रख दिए। बिना मैनर्स का बच्चा। लेकिन फिर मू वांचिंग को याद आया कि मैंने अभी फांग रूओ को कैसा कोल्ड एटीट्यूड दिखाया था। उसके फेस पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आई। इंटरेस्टिंग। कैफेटेरिया से बाहर आकर मैंने अपना फोन चेक किया। ग्रुप में प्रोफेसर तियान का मैसेज था। बस 2 सिंपल शब्द, फीजिबल है, प्रोसीड करो। इधर कैफेटेरिया में फांग रूरो डार्क एक्सप्रेशन के साथ अपनी टेबल पर वापस आई। गु बायुए ने उसके पीछे देखते हुए पूछा, चंगचुआन कहाँ है? वो नहीं आया? फांग रूरो को अभी हुआ इंसिडेंट याद आया और उसने गुस्से से जवाब दिया, नहीं आया वो। मू वांकिंग ने उसके लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए, वही पॉर्क रिब नूडल्स, और वो मजे से खा रहा था। यू शाओयुन ने चढ़ते हुए कहा, तिस्क एक बॉल नूडल से खरीद लिया उसे। इस लड़के का सही में कुछ नहीं हो सकता? क्या वो सच में वापस हमारी टीम में आना नहीं चाहता? शेन्यांजा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या इंटरनेट वाले उस ड्रामा का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा? पूरे मेडिकल कॉलेज में सबको हॉट और कोल्ड मेजर का डिफरेंस पता है। वो जानबूझकर सब उल्टा क्यों कर रहा है? पागल हो गया है क्या? गुबायुए ने भी सोचा नहीं था कि इस बार मैं इतना सीरियस रहूं। शुरुआत में गुस्सा आने के बाद अब उसके अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। शिंगमू में ऐसी क्या खास बात है? वो उसके साथ खाना क्यों खा रहा है? फांग रूरो ने डेस्परेटली गु बायुए की तरफ देखा। सीनियर, क्यों ना आप जाके उससे बात करें? चेंगचुआन हमेशा से आपकी बात मानता है, अगर आप उसे समझाएंगी तो वो जरूर वापस आएगा। गु बायुए थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने ऑलमोस्ट हाँ कह दिया था। शायद ठीक नहीं रहेगा। जी बॉक्सियाओ जो अकेले में उनको गालियां दे रहा था कि पहले तो इन बेवकूफों ने खुद उसे इतना पुश किया और अब वापस बुलाने की सोच रहे। हालांकि उसे लगता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आखिरकार ये कैंपस की गॉडेस गु बायुए थी। पता नहीं कितने लड़कों का क्रश। अगर उसने सच में अपना एगो साइड रखकर चेंगचुआन को मनाया और चेंगचुआन का दिल पिघल गया तो वो इस रिस्क को किसी भी हालत में पूरा नहीं होने दे सकता। जी बॉक्सियाओ ने तुरंत गु बायुए की स्लीव पकड़ ली। सिस्टर बायुए, जरा सोचिए, कॉलेज फोरम पर यह बात पहले ही पब्लिक हो चुकी है। अगर अब आप लोग जाकर उसे परसुएट करेंगे और प्रोफेसर तांग को पता चल गया तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? अगर सीनियर सच में वापस आ गया तो प्रोफेसर तांग की फाइनल असेसमेंट एक जोक बन जाएगी। फिर तो सब यही कहेंगे ना कि प्रोफेसर तांग कंप्लीटली बायस्ड है। चिन याओ ने जी बॉक्सियाओ की तरफ देखा और सपोर्ट में सर हिलाया। मेरा भी यही मानना है। अगर वो इतनी जिद करके अपना प्रोफेशनल मेजर चेंज करना चाहता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। फांग रूओ का चेहरा उतर गया। चंगचुआन इतने सालों से हमारे साथ है, क्या तुम सच में उसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? तुमने ऑनलाइन कमेंट्स पढ़े हैं ना? अगर वो प्रॉपर्ली ग्रेजुएट ना हो पाया तो उसकी आगे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस बहुत हुआ। गुबायुए ने फांग रूरो को बीच में टोका। जब बात यहां तक आगे बढ़ ही चुकी है तो हम प्रोफेसर तांग की सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड नहीं रख सकते। उसने खुद ही रॉन्ग चॉइस बनाई है तो अब उसे उसकी कीमत
चुकानी हो। अगर तुम्हें सच में उसकी इतनी फिक्र है तो प्राइवेट में उसकी केयर करो। उसे बता दो कि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फ्री होके हमारे पास आ सकता है। जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। चिन याओ ने भी सर हिलाया। सही कहा, अगर उसे किसी सपोर्ट की जरूरत हुई तो मैं भी मदद करूंगी। बाकी सबने भी अग्री करते हुए सर हिलाया। उनका ये एटीट्यूड देखकर जैसे वो मेरे लिए किसी भी प्रॉब्लम से टकरा जाएंगे। जी बॉक्सियाओ गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। उसे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। चंग चुआन की ये रिट्रीट टू एडवांस वाली स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली काम कर रही थी। इन पांचों के बैकअप के साथ अगर चंग चुआन किसी कोल्ड मेजर से ग्रेजुएट हो भी गया तो उसका आगे का फ्यूचर सेफ था। पर जी बॉक्सियाओ किसी भी हाल में इन पांचों को उसकी मदद करने नहीं देगा। इनका सब कुछ, उनका नॉलेज, फैमिली बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शंस सिर्फ उसके आगे बढ़ने के लिए यूज होने चाहिए। उस चेंग चुआन के लिए तो बिल्कुल नहीं। दोपहर में जब मैंने अपना पूरा इनोवेशन प्लान ग्रुप में सेंड कर दिया और अपनी डॉर्म से बाहर आया, सामने से फांग रुओरो और शेन नियंजिया स्नैक्स से भरा बैग लिए मेरी तरफ आते दिखे। मुझे देखते ही वो लोग मेरे पास आ गए। चंग चुआन, आफ्टरनून में सीनियर का बिहेवियर थोड़ा रूड था, उसके लिए आई अपोलोजाइज। फांग रुओरो ने आते ही सेल्फ ब्लेम मोड ऑन कर लिया। मैं अलर्ट होते हुए थोड़ा पीछे हटा, उनकी इस फेक स्वीटनेस को इग्नोर करते हुए। अपने पुराने एक्सपीरियंस से मुझे इतना तो कंफर्म था कि जब भी फांग रुओरो इस टोन में आती थी उसे जरूर मुझसे कोई बड़ा फावर चाहिए होता था। शेन नियंजिया ने एक ब्रॉड स्माइल के साथ वो स्नैक बैग मेरे हाथ में फोर्सफुली थमा दिया। ये सब सीनियर गू और जूनियर जी ने स्पेशली तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं। सीनियर गू ने यह भी क्लियर कहा है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो या हमारी हेल्प चाहिए हो तो बिना हेजिटेट किए बोल देना। दरअसल सीनियर गू जेन्युइनली बहुत अपसेट थी, पर यह तो जूनियर जी ने उन्हें किसी तरह समझाया। तुमने ना सच में जूनियर जी को गलत जज किया है। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं था। मैंने शेन नियंजिया की तरफ एक मॉकिंग स्माइल के साथ देखा। मैंने कब कहा कि वो मुझे हेट करता है? अब जब हमारे बीच में इंटरेस्ट का कोई क्लैश बचा ही नहीं है तो वो मुझसे मालिस क्यों ही रखेगा, है ना? शेन नियंजिया को मेरी इन बातों में एक हिडन वार्निंग फील हुई, पर उसे लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। मेरे पास नेचर को देखते हुए मैं ऐसी डीप लाइंस नहीं बोलता था। खैर चलो, अब इन बातों को यहीं खत्म करते हैं। अब जब तुमने अपना करियर पाथ चूज कर ही लिया है तो उस पर फोकस करो। आई होप तुम्हें अपने इस डिसीजन पर बाद में रिग्रेट ना हो। शेन नियंजिया के चेहरे पर वही टिपिकल सुपीरियर एक्सप्रेशन था। उसके हिसाब से मैंने एक ऐसा रास्ता चुना था जिसका एंडिंग एक फेलियर था। अब मैं उसके लिए कंप्लीटली यूजलेस था। अगर जी बॉक्सियाओ ने उसे फांग रुओरो के साथ आने की जिद न की होती तो शायद वो मेरा चेहरा भी न देखती। मैंने कोल्डली शेन नियंजिया की आंखों में देखा और मेरी आंखों में एक ऐसी छुपी हुई नफरत आई जिसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। मेरी पिछली लाइफ में उसका वो एंडलेस बुलिंग ही था जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जब मैंने पांचों सीनियर से तेज तोड़ लिए थे तो शेन नियंजिया जी बॉक्सियाओ के पाले हुए किसी रैबिट डॉग की तरह रिएक्ट करती थी, जो जब चाहे आकर मुझे काट लेती थी। उसने मुझे पब्लिकली बेशर्म डिक्लेयर कर दिया था और यहाँ तक कि जब गू बाइवे जी बॉक्सियाओ की वाइफ बन चुकी थी उसने मेरे पास्ट के उन सीक्रेट पर्सनल डायरी पेजेस को निकालकर सबको दिखा दिया जिसमें मेरी उसके लिए ब्लाइंड वर्शिप लिखी थी। इस ट्रेजेडी के बाद मेरे सर्कल के हर एक इंसान को पता लग चुका था। उसने तो ये रूमर्स भी स्प्रेड कर दिए थे कि अपनी कॉलेज फी फंड करने के लिए मैंने सीक्रेटली किसी हाई एंड क्लब में मेल मॉडल का काम किया था। और ये फॉल्स स्टोरीज भी फैला दी गई कि मुझे ये डिमांडिंग मेजर इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपनी बॉडी सेल की थी। इन सारी टारगेटेड रूमर्स की वजह से मेरा रेप्यूटेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। आखिरकार इन सारी चीजों से लड़ते लड़ते मैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो गया था। मेरी पर्सनल चॉइस से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। मैंने आइस कोल्ड टोन में जवाब दिया, तुम लोग यहां से निकल जाओ। आज के बाद मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करना। शेन नियंजिया ने शौक से अपनी होल्ड ढीली कर दी और एक स्नैक का बैग सीधा फ्लोर पर जा गिरा। इतना एरोगेंस शो करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे रियलिटी पता है कि तुम्हारी फैमिली कंडीशंस पुअर है और तुम डेफिनेटली खुद पे पैसा खर्च। व्हाट अ बैड लक। इतने लंबे टाइम तक मैं इन जाहिल और स्टूपिड लोगों को कैसे झेलता रहा। फांग रुओरो ने आगे आके फ्लोर से वो गिरा हुआ स्नैक बैग उठाया। चंग चुआन, तुम उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट मत करना। उसकी जुबान भले ही थोड़ी कड़वी है पर एक्चुअली में उसे तुम्हारी चिंता है। वो फियर में है कि तुम्हें आगे प्रोफेशनली कोई बढ़िया जॉब नहीं मिलेगी। मैंने अपना फेस स्लाइटली टर्न किया और फांग रुओ को देखा। सीधी बात पे आओ, अगर कोई प्रॉपर काम है तो डायरेक्टली बोलो। सच में अब मैं इनके उन्हीं पुराने गेम्स में इन्वॉल्व होने से फुली थक चुका था। ये पूरी सिचुएशन किसी आयरॉनिकल जोक से कम नहीं थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं हमेशा उनके पीछे इस ब्लाइंड होक में भागता था कि शायद वो मुझे पलट कर देख लेंगी, मुझसे थोड़ी सी तमीज से बात कर लेंगी, पर उनका रिस्पॉन्स हमेशा वही अल्टीमेट डिसगस्ट और इंपेशेंस का होता था। और अब देखो, मैं उनकी टीम परमानेंटली लेफ्ट कर चुका हूं। उनसे कंप्लीटली डिस्टेंट रहने का फाइनल डिसीजन, पर मेरे लिए बस इतना काफी नहीं था। ये रिवेंज की गेम तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। फांग रुओ की आवाज अब थोड़ी सॉफ्ट और रिक्वेस्टिंग हो चुकी थी। चंग चुआन, हमारी केमिस्ट्री तो हमेशा से बेस्ट रही है, क्या तुम इतनी जल्दी सब भूल गए? तो मैं अब क्या करूं?
मेरे होठों से एक छोटी सी कोल्ड लाफ निकल गई। डायरेक्ट बोलो, तुम मुझसे कैसा काम करवाना चाहती हो? फांग रूरो ने नर्वस होकर अपने लिप्स को थोड़ा मॉइस्ट किया। बहुत एक्सट्रीम वाला काम नहीं है, तुम्हें पता ही है प्रोफेसर तांग का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू होने वाला है और प्रिपरेशन का लोड बहुत हैवी है। ऊपर से मेरा पर्सनल कंपटीशन स्केड्यूल भी है। मैं बेसिकली इतनी स्टक हूं कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा। जब उसने देखा कि मैं कंप्लीटली चुप हूं और बस उसे कैजुअली जज कर रहा हूं, तो उसका फेस एम्बैरेस्ड फील करके स्लाइट रेड हो गया। और बाय द वे, तुम्हारा टीम से बाहर होना डायरेक्टली मेरी फॉल्ट थोड़ी थी। तुम्हें फोर्सफुली अपोलोजाइज करवाने वाली तो सीनियर गू थी ना, और अल्टीमेटली तुम्हें बाहर निकालने का डिसीजन खुद प्रोफेसर तांग का था। तुम्हें ऑलरेडी पता है उस टीम में मेरी बेसिक पावर क्या है। मेरी आवाज वहां कोई सुनता ही नहीं। ये उस प्योर इनोसेंट और सैड विक्टिम वाला कैरेक्टर प्ले करना फांग रूरो की अल्टीमेट पावर थी। पिछली लाइफ में जब भी तो मैं उस पर ब्लाइंडली फोकस करता था और कितना भी डिफिकल्ट टास्क हो उसके लिए कंप्लीट कर ही देता था। पर एंड पॉइंट पे पहुंचकर मुझे इस बिटर रियलिटी का रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो बेसिकली उसके करियर ग्रोथ के लिए एक सिंपल फ्री वर्कर और स्टेपिंग स्टोन से ज्यादा कुछ नहीं था। इस करंट टाइमलाइन में मैं दोबारा ये स्टूपिड मिस्टेक नहीं करूंगा। अगर तुम अपनी ओरिजिनल डिमांड नहीं बोलोगी तो मैं यहां से फाइनली जा रहा हूं। मैंने पीछे मुड़कर जाना शुरू कर दिया। फांग रूरो इस सडन रिस्पॉन्स से कंप्लीटली फ्रीज हो गई। उसने कभी अस्यूम नहीं किया था कि मैं जेन्युइनली उसे रिजेक्ट करके लीव कर दूंगा। रुको मत जाओ, मैं अभी बोल रही हूं। उसने क्विकली वो हैवी स्नैक्स का बैग मेरे हाथ में स्क्वीज कर दिया। मेरा एंट्रेंस एग्जाम जल्दी आने वाला है, क्या तुम मेरे लिए वो सारे प्रीवियस टेस्ट मटेरियल्स और नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो? मुझे मार्क्स 3 वीक्स के अंदर वो डिटेल्ड फाइल्स रेडी चाहिए। मेरे दिमाग में एक ब्लैंक सी स्माइल आई। सीरियसली, किस फेस और ऑडेसिटी के साथ वो मुझे अभी ऑर्डर दे रही थी? जब मुझे जी बॉक्सियाओ से प्रॉपर्ली सॉरी बोलने को बोला गया था, तब सबसे लाउड वॉइस उसी की तो थी। मेरी आंखें डेंजरस लेवल पर नैरो हो गईं। मेरे पास टाइम क्यों नहीं है? फांग रूरो का एग्रेसिव टोन सडनली वापस। यू शाओयुन इस काम के लिए क्यों फाइनली रेडी है और तुम स्मूथली रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? फांग रूरो लाउड एंड टॉक्सिक टोन में चिल्लाई। हम फॉर्मली तुम्हारी सीनियर गाइड्स हैं। आखिर तुम हमारे साथ इतना हार्ड डिफरेंस एंड डिसरिस्पेक्ट क्यों दिखा रहे हो? मेरा फर्स्ट इंटरनल थॉट था कि मैं डायरेक्टली उसे रियलिटी दिखाऊं कि मैं क्यों विलिंगली इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बेसिक सेंस नहीं है? पर फांग रूओ का वो कंप्लीटली ट्विस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड लुक देखकर मेरा अब उस पॉइंट पर डिबेट करने का मूड ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। हालांकि उसने ओपनली यू शाओयुन का मेन टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया था। मैंने उस पर स्लोली से एक डीप कोल्ड स्माइल पास की। अगर मुझे कंप्लीटली सही डिटेल्स याद है तो तुम्हारा और यू शाओयुन का फाइनल स्टडिंग मेजर एग्जैक्टली सेम ही है ना? उन एसेंशियल रिसर्च फाइल्स और स्टडी मटेरियल्स को तो मैंने क्लियरली पहले ही प्रॉपर्ली मैनेज करके सेट कर दिया था। तो सीधा यू शाओयुन से ही डायरेक्टली क्यों नहीं मांग लेती? इस बेसिक रिक्वेस्ट के लिए तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो? मैं सच बताऊं तो प्राइवेट में हर कोई सीक्रेटली कंपीट कर रहा था। सब चाहते थे कि प्रोफेसर तांग उन्हें स्पेशली नोटिस करे, क्योंकि अभी हम कॉलेज में थे। ग्रेजुएशन के बाद किसको कैसी जॉब मिलेगी कोई नहीं जानता था। जो इस वक्त जितना ज्यादा शाइन करेगा, फ्यूचर में उसे उतने ही अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे और उसकी पोजीशन उतनी ही हाई होगी। यू शाओयुन बाहर से बहुत लाउड और केयरलेस दिखती थी, लेकिन अंदर से वो इन चीजों को लेकर किसी से भी ज्यादा सीरियस थी। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उसे सप्रेस ना कर दे। पहले मैं ही बेवकूफ था जो मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस ब्लाइंडली सबकी हेल्प करता रहा। फांग रूरो फ्रॉम करते हुए बाहर निकली। मन में सोच रही थी, इस काम के लिए चेंगचुआन को ही ढूंढना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे उसे थोड़ा और कोक्स करना पड़ेगा। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनल इंसान है, वो डेफिनेटली मान जाएगा। वो इतनी जल्दी हमसे नाता नहीं तोड़ सकता। जब फांग रूरो सोच रही थी कि मुझे कैसे कोक्स करना है, शेन यानजिया ऑलरेडी लैब वापस आ चुकी थी। उसके एंटर करते ही जी बॉक्सियाओ दौड़ कर आया। सीनियर, स्नैक्स ले लीजिए। गू सीनियर ने खरीदे हैं तो वो कैसे रेफ्यूज कर सकती है? शेन यानजिया ने डिसमिसिव टोन में कहा। जी बॉक्सियाओ की आंखों में एक डार्क शाइन चमकी। तो क्या उसने फांग सीनियर की डॉक्यूमेंट सॉर्ट करने में हेल्प करने के लिए भी हाँ कह दी? शेन यानजिया ने जी बॉक्सियाओ की तरफ देखा। जब मैं वहां से निकली तब तक फांग रूरो ने यह टॉपिक नहीं उठाया था, पर तुम टेंशन मत लो, वो डेफिनेटली मान जाएगा। आखिर अपनी करंट सिचुएशन में वो हमसे लड़ाई मोल नहीं लेना चाहेगा। जी बॉक्सियाओ की आंखों में डिससैटिस्फैक्शन की झलक थी। हमारी टीम के पास अभी बहुत काम है। अगर सीनियर हमारी हेल्प करने आए तो ये अच्छी बात है, और अगर वो ना भी आए तो भी हमें उनके साथ रिलेशंस फिक्स करने चाहिए। बायो सिस्टर ने तुम्हें स्नैक्स देने के लिए भेजा था, मतलब वो सीनियर के साथ रिलेशन पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती। अगर ये रिलेशन ठीक नहीं हुआ तो सबका मूड खराब होगा, जिसका डायरेक्ट असर हमारे कंपटीशन और न्यू प्रोजेक्ट पर पड़ेगा, और तब बायो सिस्टर तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। जी बॉक्सियाओ की बातें सुनने में भले ही कंप्लेनिंग लग रही थी, पर शेन यानजिया के तो पसीने छूट गए। वो टीम के बाकी मेंबर्स जैसी नहीं थी। स्किल्स में वो चिन याओ और फांग रूरो जैसी नहीं थी। अगर मेरी रिप्लेसमेंट के बाद
टीम को किसी और को बाहर निकालना हो तो डेफिनेटिव तौर पर अगला टारगेट वही होती। इसीलिए वो गू बायुए को फ्लैटर करने के लिए अपनी जान लगा रही थी। शेन नियांजा हमेशा खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी, जो लोगों के फेसेस रीड कर सकती थी, पर जी बॉक्सियाओ के माइंड में क्या चल रहा है ये वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। तो तुम्हारा मतलब है सच में कोच करना है? शेन नियांजा ने जी बॉक्सियाओ को देखा। मुझे लगा था सिर्फ उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाना है। इसके पहले कि वो आगे बोल पाती, जी बॉक्सियाओ का फेस डार्क हो गया। सीनियर, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये फेक बॉक्सिंग क्या होती है? मैं सिंसियरली चाहता हूं कि आप सबके रिलेशंस उनके साथ पहले जैसे हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सीनियर आप लोगों की बॉन्ड खो दे। मुझे पक्का यकीन है बायुए सिस्टर भी यही चाहती होंगी। शेन नियांजा कंफ्यूज्ड हो गई। क्या उसने सच में सिचुएशन गलत समझ ली थी? जी बॉक्सियाओ चेंग चुआन को टीम के लिए यूज नहीं करना चाहता था, बल्कि वो सच में शॉबर रिलेशंस फिक्स करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, नेक्स्ट टाइम उसे अच्छे से कोक्स करूंगी, उसने कहा और फिर अपने काम में लग गई। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब शेन नियांजा पलट कर गई तो जी बॉक्सियाओ ने अपने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। डैम, लगभग सच बाहर आ गया था। अच्छा हुआ शेन नियांजा बेवकूफ है, मेरा रियल इंटेंशन समझ नहीं पाई। उसने सोचा था कि अगर मैं टीम छोड़ूंगा तो मेरी हालत एक स्ट्रे डॉग जैसी हो जाएगी। तब वो अपना थोड़ा सा कंपैशन शो करेगा, सीनियर्स को थोड़ा कोक्स करेगा और मुझे टीम में कोई छोटा मोटा काम दे देगा। ऐसा करने से सीनियर्स को लगेगा कि वो बहुत काइंड हार्टेड है और वो मुझ पर और ज्यादा इरिटेट होंगी। इस सिचुएशन से वो अपना काइंड और जेनरस कैरेक्टर मेंटेन कर पाता और मैं एक कंप्लीटली यूजलेस इंसान बन जाता। लेकिन अब सिचुएशन उसके इनिशियल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही थी। मैंने सिर्फ टीम ही नहीं छोड़ी थी, बल्कि एक अनपॉपुलर मेजर चूज कर लिया था। मैं टीम के साथ हर कनेक्शन खत्म करने के लिए तैयार था। ये नहीं हो सकता, वो ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि मैं किसी दूसरे मेजर से स्मूथली ग्रेजुएट हो जाऊं। जी बॉक्सियाओ ह्यूमन नेचर की डार्केस्ट साइड को बहुत अच्छे से जानता था। अगर मैं उसे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए नहीं होऊंगा तो उसका नोबल कैरेक्टर कैसे हाईलाइट होगा? सीनियर्स उसको इतना स्पॉइल कैसे करेंगी? वो मुड़ा और फांग रोरो को ढूंढने चला गया, ये जानने के लिए कि उसकी साइड क्या सिचुएशन है। दूसरी तरफ मैं अपने हॉस्टल रूम में वापस आ चुका था। मैंने अपनी डायरी निकाली और एक बॉक्स खोला जिसमें कुछ सस्ती और यूजलेस चीजें थी। ये सब वो गिफ्ट्स थे जो सीनियर्स ने मुझे पिछले कुछ सालों में दिए थे। मैं इन चीजों को फ्यूचर में मेरे खिलाफ एविडेंस बनने नहीं दे सकता था। पास्ट लाइफ में शेन नियांजा ने मेरे खिलाफ जो रूमर्स फैलाए थे वो इस डायरी की वजह से ही थे। जब मैं इन चीजों को फाड़ने ही वाला था तभी चेंग हाओ और मेरे 2 रूममेट्स अंदर आए। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ये सब करते देख चेंग हाओ हैरान रह गया। ये तुम्हारी पर्सनल डायरी है, इसे फाड़ क्यों रहे हो? मैंने अचानक अपनी डायरी उनके सामने कर दी। खुद देख लो मैंने पहले क्या लिखा था। वो तीनों कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने उन तीनों को सीरियसली देखा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे गवाह बनो। ठीक है, एक लंबे लड़के ने मेरी डायरी ले ली। पहले मैं पढ़ूंगा, उसका नाम दोंगजुओ था। वो मेडिकल कॉलेज का टॉप हैंडसम गाय था जिसके पीछे कॉलेज की आधी लड़कियां पागल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोंगजुओ का दिल किसी और के पास था, गू बायुए। मेरी पास्ट लाइफ में जब मुझे इस बात का पता चला था तब तक गू बायुए जी बॉक्सियाओ से एंगेज हो चुकी थी। उस दिन उनकी एंगेजमेंट पार्टी में दोंगजुओ बहुत ज्यादा ड्रंक था। जी बॉक्सियाओ ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे घर के अंदर ले जा रहा था, तो नशे में दोंगजुओ ने गू बायुए का नाम लिया था। उस वक्त जी बॉक्सियाओ का फेस इतना डार्क हो गया था जैसे अभी फट पड़ेगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद एक रात जब दोंगजुओ बार में गया था तो एक अट्रैक्टिव लड़की ने उसे ड्रिंक ऑफर की। उसे नहीं पता था कि उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। रात बीतने के बाद उस पर रेप का फॉल्स केस लग गया। कॉलेज ने उसका एक्सपेल कर दिया, उसकी फैमिली ने उसका इनहेरिटेंस राइट्स छीन लिया और एंड में होपलेसनेस में आके उसने बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया। अब जब मैं ये सब सोचता हूं तो वो इंसिडेंट इतना सिंपल नहीं था। जितना मैं दोंगजुओ को जानता था वो सब जी बॉक्सियाओ का ही कोई ट्रप रहा होगा, क्योंकि गू बायो ही वो की थी जिसकी वजह से जी बॉक्सियाओ ने मेडिकल फील्ड में अपना पावर एस्टैब्लिश किया था। वो किसी भी हालत में गू बायो को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। दोंगजुओ एक टॉप स्टूडेंट था जो लगातार कई सालों से एक्सीलेंट स्टूडेंट अवार्ड जीत रहा था। उसका जी बॉक्सियाओ के लिए थ्रेट बनना बिल्कुल ऑब्वियस था। मेरी नजर दोंगजुओ के फेस पर गई और मुझे वो टाइम याद आ गया जब मैं इस हॉस्टल में नया आया था। मैं एक गांव से आया था, मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे वो सब फेस में चले गए थे। सेमेस्टर स्टार्ट होने तक मेरे पास सिर्फ कुछ डॉलर्स बचे थे। मेरे पास डेली यूज की बेसिक चीज। हेलो गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है और मैंने सारे मैचेस एक ऐप के थ्रू फॉलो किए हैं जिसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच स्केड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से बेहतरीन कमाई करने का मौका।
और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने कैश प्राइजेस और एप्पल प्रोडक्ट्स के गिव अवेज किए हैं। यही है एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बहुत अच्छा बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप 70,000 रुपीज तक का बोनस इजीली ले सकते हो हमारे प्रोमो कोड Action400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग जर्नी अभी से रेडी करो।